बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशाल इत्नान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन बड़ी ही अच्छी खबर है मेरे पास, बिल्कुल दिलचस्प है। पॉपकॉर्न, वो भी 30 रियाल में आप लामहदूद पॉपकॉर्न एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे? सऊदी शहर रियाज में जनाब एक सिनेमा खुला है, और वहाँ पर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी शादियों में जिस तरह का माहौल होता है कि वहाँ पे अन्नी पै जाना, उसको लोग पतीले लेकर आ गए हैं। जो पाकिस्तान में होता है वो हमें रियाज में नजर आ रहा है। और आप ये बर्तन देख सकते हैं, उनके हाथ में जो बड़े बड़े देगचे हैं, ड्रम्स हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम इसको कहते हैं जनाब, कि सऊदियों ने पैसों की कमी नहीं है, अच्छा इनके पास ऐसा नहीं है कि भूख अफलास हो, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाह रहे। जुनेद, लेकिन एक अगर हम अंदाजा लगाएं तो एक इंसान नॉर्मली कितने पॉपकॉर्न खा लेगा यार। और ये मेरे ख्याल में साल भर के पॉपकॉर्न इकट्ठे करने जा रहे हैं सिर्फ 30 रियाल देकर। या तो इनकी ये पॉपकॉर्न से मोहब्बत है, और या फिर ये अपने घर वापस जाके मोहल्ले में बांटेंगे, बच्चों को देंगे। लेकिन क्या करेंगे, एक मूवी के दौरान आप कितने पॉपकॉर्न खा सकते हैं? और जिस तरह से होता है ना कि कोई भी ब्रांड या कोई भी चीज़ जो है वो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए नित नए जो है वो अनोखे आपको सूझते हैं प्लान। इसी तरह का ये प्लान तरतीब दिया उन्होंने। महंगा पड़ेगा उनको महंगा पड़ेगा। कोई ऑफर दे के पछता रहे होंगे ये सिनेमा मालिकान कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया। ये तो होता है जुनेद कि आप मूवी के दौरान अब जितने खाना चाह रहे हैं। ये ब्लू वाला ड्रम देखिए जरा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस यार, ये तो इतना बड़ा ड्रम, और वो मुझे लगता है पानी वाली टंकी उठा के लेके गए। सिनेमा इंतजामिया का इनको ये ड्रम साथ लेके बैठने की इजाजत देगी, और एक मूवी में आप कितने पॉपकॉर्न खा लेंगे। वैसे जो एक सवाल यही है, एक बकेट जो वो भी इनफ होता है, आपसे वो नहीं खत्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ड्रम कैसे खत्म करेंगे, कहाँ? लेकिन आप देख रहे हैं मर्द भी पीछे नहीं है जुनेद। वैसे हम यहाँ पे जब इस तरह की मार्केटिंग हो रही होती है तो हम मजाक नहीं नाज़रीन, ये देखिए हम आपको ये रियलिटी दिखा रहे हैं। ये सऊदी शहर है रियाज, और यहाँ पे एक सिनेमा ने अपने ओपनिंग लॉन्चिंग के मौके पे ये ऑफर दी थी कि आप 30 रियाल में लामहदूद पॉपकॉर्न खा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन बनते हैं 2230 रुपए मैक्सिमम बनते हैं। तो ये आप इससे भी कम 2000 के अंदर आप ड्रम खरीद सकते हैं। तो आप जो है वो इतने पॉपकॉर्न एंजॉय कर सकते हैं कि साल भर आप वो पॉपकॉर्न घर बैठ के खा सकते हैं। लेकिन वो एक्सपायर हो जाएंगे, मेरे ख्याल में फायदा कोई नहीं है। लेकिन चलें, एक दिलचस्प खबर बन चुकी है जो हमने आप तक पहुंचाई है। आगे बढ़ते हैं, जरा नजर डालते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज पे, जिसपे सबसे पहले जिक्र होगा सियासी हलचल का। स्पीकर का हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान सामने आ चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो नए सदर हैं जुनैद अकबर खान, उन्होंने आते ही धमकी दे दी है वफाकी हुकूमत को, और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब की तरफ तमाम रास्ते अब वो एहतजाज बंद करेंगे, और साथ में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा जनाब। दुरुस्त। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुराज़म है। वज़ीर ख़जाना का ये दावा है, लेकिन अवाम इससे कुछ ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आते। उनका मानना कुछ और है, लेकिन वज़ीर ख़जाना कुछ और खबरें दे रहे हैं। तो इस हवाले से भी तफसील से करेंगे बात, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में 20 दिन बाकी रह गए हैं। मोहसिन नकवी की अमरीका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की भी पेशकश, क्योंकि अब अमेरिका भी अपने क्रिकेट को मज़ीद प्रमोट करना चाहता है, मज़ीद उसमें निखार लाना चाहता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर भी अमेरिका की रहनुमाई करने के लिए और उनके कोचेस को तरबियत देने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी है। अच्छा जी, हमारी अपनी टीम को भी वैसे भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन चलें हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा माजी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हमने अफगानिस्तान को भी ट्रेनिंग दी, बाद में वही हमें आंखें दिखाने लगे थे। चलें इस बार उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरीन निकले। इसके बाद बात होगी नाज़रीन आई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की 2025 की, जो कि नलतर में मुनक़िद हुई, और इसमें गर्ल्स घलकन विंटर क्लब टीम नेशनल आइस हॉकी चैंपियन बन चुकी है। आज हमारी मेहमान होगी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कामयाबी उन्होंने किस तरह से हासिल की है। और इसके अलावा बात होगी सदर ट्रंप की, जो कि चीनी ऐप है जी, इसने डीप सीक अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा बन चुका है, और ये इतना बड़ा ख़तरा है कि ना सिर्फ इसमें माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया, इसके अलावा बड़े बड़े जो गूगल है, चैट GPT है, इन सब की जो फ्यूचर है ना सिर्फ वो दाव पर लग चुका है, बल्कि $ट्रिलियन का नुकसान होना शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है एप्पल के ऊपर भी, प्ले स्टोर के ऊपर भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सियासी माहौल इस वक्त क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको वेलकम कहेंगे फिरदौस साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। अच्छा, स्पीकर साहब ने तो बाकायदा अब इस कमेटी के डिज़ोल्व होने की खबर दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं
हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। ये हुआ क्या? क्या बेहतर ना होता कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही कायल करने की कोशिश की जाती है? आपके जो सदर हैं केपीके के, उन्होंने तो आते ही एक और धमकी दे दी है कि जी अब इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते बंद होंगे और उसी तरह से एहतजाज की बात हो रही है। तो क्या 9 मई के तजुर्बात से कुछ सीखा नहीं पीटीआई ने अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये बरादर मोहतरम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है और जो वजह एहतजाज है, अगर उसमें हक़ानियत है तो फिर रास्ता तो यही रह गया है। इससे कि हुकूमत से वक्त खरीद रही है, सीरियस नहीं है। ये जो बात हमने कही सबसे पहले कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए दोनों सानियों पे, 9 मई के भी और 26 नवंबर के भी। उसमें तो किसी शख्स को भी जिसके पास कॉमन सेंस है इतराज हो ही नहीं सकता। इससे कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो मुजरिम है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं हमने गोली चलाई नहीं, और आप सच्चे लोग होंगे तो ये तो जुडिशरी कह देगी। तो आपको क्या खौफ, सारी कौम के सामने पीटीआई को हजीमत होगी। ये तो बातें दुरुस्त हैं फरदौस साहब आपकी, लेकिन बायकॉट कर जाना एकदम से, मुज़ाकरात से ही बैकफुट हो जाना, क्योंकि यही तो एक तरीका था कि आप जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाल सकते थे, आप एग्री कर सकते थे अपने मुतालिबात मनवाने के लिए। एक महीने से इन दो मुतालबात पे बैठे, एक महीने से। अगर हुकूमत सीरियस है तो ये मुतालबात हुकूमत को क्या नुकसान होता। अगर मैं मुतालबा ये रखता कि दोबारा इलेक्शन कराओ तो हुकूमत कहती हम क्यों अपना इख्तियार छोड़े। हमने तो इख्तियार छोड़ने की बात ही नहीं की। हमने कहा पहले कमीशन बनाओ, बाकी बातें बाद में। अच्छा, ये खबर दुरुस्त है फिरदौस साहब कि हुकूमत इस चौथे दौर में आपको पार्लिमानी कमीशन की दावत देने जा रही थी और कुछ ले दे के तो मामला हल हो सकते थे। चले, अगर आपको पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि वो कुछ नहीं देने जा रही तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही क्यों किए? और अगर वो कुछ देने का इरादा रखती थी, बार्गेनिंग का आगे चांसेस थे, तो फिर इतने जल्दी क्यों बैकफुट पे आ गया? जल्दी अभी तो 3 दौर हुए ना। ब्रदर मोहतरम, इलेक्शन कब हुए थे? 8 फरवरी को। 9 मई का वाकया कब हुआ था? जिस दिन 9 मई का वाकया है उसके 3 दिन बाद से इमरान खान। अच्छा, पार्लिमानी कमीशन आपके लिए काबिल कबूल होता फिरदौस साहब, अगर कोई ऐसा ऑफर आती? पार्लिमानी कमीशन फिर एक नया कट्टा जिसे कहते हैं खोल दें। आपने देखा नहीं कि अभी 26वीं तरमीम के बाद आईनी का बेंच और दूसरी बेंच के दरमियान इन्होंने क्या किया है? एक, उनको 26वीं तरमीम में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एग्री किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएंगे, एक आईनी कोर्ट है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए कौन सा भोंडा तरीका उन्होंने इख्तियार किया। अभी फाइनली फिर सड़कों पे ही आएंगे आप, जो जुनैद अकबर खान साहब बात कर रहे हैं। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूं, फिर आप जरूर कहेंगे और मैं मुख्तसर रखूंगा जवाब। मुझे पता है 10 मिनट होते हैं। बात ये, इतने भोंडे अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को ईंट से ईंट बजा कर ऐसी तैसी फेर दी। ऐसे ही वो पार्लिमानी कमीशन से भी करते हैं। तो इतने बेवकूफ़ और कल के बच्चे तो हम भी नहीं। ठीक है, लेकिन क्या फिर इसका आखिरी हल यही है जो कि इस वक्त कह रहे हैं जुनैद अकबर खान साहब के हम सड़कों पर आएंगे? उन्होंने केपीके से जो पंजाब की तरफ आने वाले रास्ते थे वो भी एहतजाजन बंद कर दिए हैं, तो वो भड़केंगे या फिर प्रैक्टिकली ये होने जा रहा है? कह रहे हैं जितने भी होम्योपैथिक लीडर्स हैं वो साइड पर हो जाएंगे, अब जो सख्त बयानिया वाले हैं वही आके लीड करेंगे पीटीआई को। तो एक और फिर नया बयानिया सामने आ रहा है, सख्तगीर। मेरे ख्याल से पीटीआई के सारे लीडर एक ही किस्म के हैं, इमरान खान से लेके नीचे। तो उनको ये कहना क्यों पड़ा फिर उसी के लेवल पे? ये देखिए, बात सारी ये, अगर बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन है कि पीटीआई अब क्या करेगी, उस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं हम। तो क्या करेगी पीटीआई? आप फरदौस नकी साहब आपसे ही जान लेते हैं, क्या करेगी पीटीआई? हमारे पास एक ही रास्ता है,
पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज। और उसे लीड कौन करेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की पहली जो क़यादत थी गंडापुर साहब, उनसे तो वैसे ही खान साहब नाखुश हैं, बुशरा बीबी से उनसे इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं, तो अब क्या वो साइड लाइन हो जाएंगे, जुनैद अकबर खान ही लीड करेंगे, बुशरा बीबी करेंगी या कोई और? देखिए, जुनैद खान साहब हमारे सीनियर आदमी हैं, लेकिन इज नॉट द सीनियर, मोर मेनी पीपल। उमर अयूब खान भी हैं, शिबली भी हैं, सलमान भी हैं, मैं भी हूँ। पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ से पंजाब के सदर भी हैं, अब आलिया भी हैं। लेकिन पिछली बार जितने भी एहतजाज हुए कराची से, सिंध से जो शमूलियत होनी चाहिए थी, वो भी उस तरह से नहीं हो सकी, जिस पे खान साहब को ज़्यादा तसल्ली बख्श उनके तासुरात नहीं थे। इवन पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, लाहौर से जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, और कारकुनों को भी ये शिकवा होता है कि लीडरशिप नहीं आती, हमें डंडे पड़वाए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो इस बार क्या गारंटी है कि आवाम अकेली नहीं रहेगी सड़कों पर? जी देखे ना, पिछली दफ़ा आवाम अकेली थी। आपने वो हरी चीज़ें तो कह दी जो हुकूमत का बयानिया था, लेकिन जो आंखों देखा हाल अवाम ने देखा कि सारे पुलों को बंद कर दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई। इस्लामाबाद डी चौक पे आने के लिए कानून बना दिया गया कि अगर डी चौक पहुंचोगे तो तुम्हें 3 साल की कैद हो सकती है। अच्छा, ये सारी चीजों का जिक्र करना, आप एक सांस में जब वो बात करते हैं तो एक मुनासिब एंकर अच्छा, एक और भी आपको वो बात बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन फिरदौस साहब अब एक इल्ज़ाम और भी लग रहा है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और एक जो मुलाकात हुई है हाई प्रोफाइल शख्सियत से, उसके बाद एक और मुलाकात भी हुई है, तो आप उसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? और क्या अब आपको यही दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से या मुक़्तदिर हलकों से ही उम्मीद है कि वही मामला हल कराएंगे? हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है? सर, हुकूमत कौन कर रहा है? जो हुकूमत कर रहा है हम उससे बात करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, जुनैद अकबर खान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जो होम्योपैथी सियासतदान हैं उनको भी माइनस कर दिया जाएगा, उनका इशारा किस तरफ है, वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। और फिर अगर सड़कों पर आकर भी मुतालिबात ना माने गए आपके, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर 9 मई तो नहीं दोहराया जाएगा? देखिए, 9 मई तो हम नहीं दोहराते, 26 नवंबर का खौफ ज्यादा रहता है। अच्छा, 26 नवंबर का खौफ ज्यादा रहता है। किया होता ना हमने, अगर हमने 9 मई किया होता तो 9 मई दोहराने की बात होती है। हमारे साथ जो 26 नवंबर को हुआ है वो आइन की पामाली हुई है। आइन में राइट टू असेंबल भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो नकवी साहब, होम्योपैथी सियासतदानों का भी थोड़ा सा तज़किरा कीजिएगा, वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा बताएं अगर आप तो। जी, होम्योपैथी सियासतदान जो है वो किसी कोई अपने आगे ना एलोपैथिक लगा के रखता है ना होम्योपैथिक लगा के रखता है। उनके अमल बता देते हैं कि कौन होम्योपैथिक है। अच्छा, हम आपका शुमार किसमें करें? ब्रदर, एक मिनट, जवाब मुकम्मल करने दें। जी। देखिए, हॉक्स एंड डोव्स जो हैं वो दुनिया की हर सियासी जमात में होते हैं, लेकिन फैसला आखिर में पार्टी का होता है, और पार्टी में जो भी फैक्शन ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तादाद वाला होता है, उसकी फिर लगता है कि जो ज्यादा एग्रेसिव होगा वो होम्योपैथी नहीं है, और जो चुपचाप जमात के अंदर बैठा रहेगा वो होम्योपैथी है, उन्हीं को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है। और जो जुनैद जानना चाह रहे थे कि आपका शुमार हम किस में करें, क्या आपको भी तो साइड पे करने की आपकी जाती राय क्या है फिरदौस साहब? आपके ख्याल में मुज़ाकरात ही बेहतर जरिया है मामलात को हल करने का, या फिर सड़कों पे आना बेहतर है? जी, मेरे लिहाज से हर चीज के लिए पाकिस्तान की खातिर तमाम दरवाजे खोल के रखने चाहिए, लेकिन अगर दूसरी साइड से कोई आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिले तो मेरे ख्याल से पार्टी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। अच्छा नकवी साहब, शिबली फराज कहते हैं कि अब जो है वो हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे, या हम सड़कों पर जो है वो नहीं आएंगे, और जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है तो वो रेडी है इसके लिए मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए। लेकिन बानी पीटीआई कहते हैं कि अब किसी किस्म का हुकूमत से हमें कोई रिलीफ की तवक्को नहीं है, ना ही हम उनसे बातचीत करेंगे। और फिर एक तरफ एहतजाज की कॉल दिया जाना कि हम सड़कों पर निकलेंगे। तमाम 3 अलग अलग जो है वो बयानिए सामने आ रहे हैं, अलग अलग राय सामने आ रही है, तो किसको आवाम किसको समझे कि वो सही है या उसके पीछे चलना है? मेरे ख्याल से बयानिया तो एक ही है, और आप जो है उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रही हैं।
बयानिया ये लेकिन अगर एक ही एक मिनट जमात में के 3 मुकम्मल लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों एक ही बात कह रहे। शिबली कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो मुज़ाकरात नहीं होंगे तो एहतजाज होगा। शिबली इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और इस हुकूमत को हटाना भी है, तो कैसे हटाएंगे? घर तो फिर बैठे हाथ बैकवर्ड पे राब्ते ही हाथ रह रख। जाते हैं शिबली फराज नहीं साहब, नहीं सॉरी नहीं, घर पे बैठ के हाथ रख के तो ये हुकूमत नहीं जा रही, तो रास्ता क्या है? एहतजाज है। जुनेद अकबर साहब कहते हैं हम जो है बाहर निकलेंगे, वो भी रास्ते तो फिर कोई एहतजाज है। राब्ते तो हो रहे हैं ना, बैकडोर कोई राब्ते तो चल रहे हैं जिसकी बिना पर जो है वो कहा जा रहा है कि देखिए, लॉन्ग मार्च का एक प्रेशर भी डाला जाएगा, एक एहतजाज की कॉल देकर हम थोड़ा प्रेशर बिल्ड एक करेंगे। एक चीज ये है, टीवी पे कोई भी बयानिया चलता रहे, जो इक़्तिदार में और मुक़्तदिर लोग हैं, उन्हीं ने 24 से 26 नवंबर, 4 अक्टूबर ये सारी चीज़ें देखी हैं और उन्हें एहसास है कि इमरान खान के साथ जो कुछ उन्होंने पिछले 2.5-3 साल में किया है, उसके बाद उसकी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, उसकी मकबूलियत कम नहीं हुई, उल्टा हो गया, मकबूलियत में इजाफा हो गया। अच्छा, 31 जनवरी की उन्होंने अभी डेडलाइन दी है। इस मसले का हल जो लोग 22 से इक़्तिदार हैं, जो फौजी जर्नल हैं, उनके पास क्या है? ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि हल उन्हीं के पास है, लेकिन हुकूमत की डेडलाइन को खातिर में लाएंगे? Let me complete, please. Can Pakistan Army afford to become so unpopular in Pakistan by keeping the most popular देखें, ये leader? हमें खान साहब के अल्फाज आज भी याद हैं कि दुश्मन आपकी फौज को कमजोर करना चाहता है क्योंकि उसकी नजरें आपकी एटमी असासों के ऊपर हैं। तो अगर आज पीटीआई उसे कमजोर करेगी तो वो अपना ही नुकसान करेगी, किसी और का नहीं। तो हम किसकी बात को सच माने, वो माजी के खान साहब की बात कहो या आज की जो आप बात कर रहे हैं या पीटीआई बात कर रही है? जी, दोनों चीजें। आज दो चीजें नहीं हो सकती ना नकवी साहब, एक बात ठीक हो सकती है। अधूरे वाला, एक ही शख्स दो आपने बातें सवाल करेगा तो हम पूछा। किस बात को माने? सर, आपने सवाल पूछा, जवाब देना मेरा हक बनता जरूर, है और फरमाइए। आपको तसल्ली से सुनना आपकी बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, ख्याल से फरमाइए। जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, इसके ऊपर 77 साल से फौज काबिज है, सच्चा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान कायदे आजम झूठे इंसान थे जिन्हें कहा था कि आर्मी को जो है वो सिविलियंस के नीचे काम करना, बिल्कुल गलत, बेवकूफ सर, लेकिन तमाम जमातें अपने मफादात के लिए सिविलियंस जो है वो भी अंडर हो भी जाते हैं। हम देखते हैं कि वो फिर जर्नैलों के आलाकार बन जाते हैं, आलाकार भी बन जाते हैं और फिर जब वही अपोजिशन में आते हैं तो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। ये तो सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे और उनकी राय का मैं एहतराम करते हैं। जिस तरह से वो कह रहे थे कि पीटीआई अब मुज़ाकरात की मेज़ पर तो नहीं आएगी, अब एहतजाज और लॉन्ग मार्च होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस का सबसे बड़ा एजाज़ नोबेल इनाम पहली बार एक पाकिस्तानी ने हासिल किया था, जो कि थे अब्दुल सलाम साहब। आज उनका जन्मदिन है और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का 99वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और आप 1926 जनवरी को पैदा हुए थे, 30 जनवरी 1926 को जिला झंग में पैदा हुए थे जी। ये अब जब पैदा हुए उन्हें तिब्बियात उन्होंने में नोबेल इनाम हासिल किया था और ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ के एजाज़ात से भी नवाजा था। लेकिन हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी आखिरी अपने ज़िंदगी के दिन गुजारे हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात थे, जो आखिरी रोज़ थे वो गुजरे। आप कैम्ब्रिज से वापस आकर गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीस से वाबस्ता हो गए। डॉक्टर सलाम सिर्फ एक साइंसदान नहीं थे बल्कि उनको इंग्लिश और उर्दू अदब से ख़ास लगाव भी था और उन्होंने गालिब पर बहुत से मज़ामीन भी लिखे हैं। अब ये नाज़रीन ऐसे ही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है और हमारी तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी उस महंगाई की कमी की जिस पे 64% पाकिस्तानियों को शक है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो है वो बज़िद हैं कि बहुत कमी हो रही है। तो इस पर बात करते हैं तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है महंगाई की। महंगाई का शोर हर तरफ है। हुकूमत मुसलसल ये दावा करती है कि जी महंगाई कम हो गई, अशारिये बेहतर हो गए। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी यही बात कर रहे हैं और किसी हद तक इसमें सदाकत है भी, लेकिन उसका मसला ये है कि अवाम कहती है 64% के ये जो सारे दावे हैं महंगाई की कमी के, ये झूठ पर मबनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो 64% पाकिस्तानियों की जुनेद बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो हुकूमती दावे हैं उन पर हमें यकीन नहीं है।
किस तरह से सर्वे किया गया और क्या हकीकत है, क्योंकि मर्द हजरात जो है इसमें वो तकरीबन 60% हैं जो कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, लेकिन जो 69% खवातीन हैं वो इस पर यकीन करने से इनकारी हैं। तो हमारे साथ बिलाल गिलानी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान। वेलकम टू शो कहेंगे आपको बिलाल गिलानी साहब। आप ही का सर्वे है, क्या कहेंगे आप इस सर्वे के हवाले से, और खवातीन जो है वो क्यों इतने शकूक व शुबहात में मुब्तला है अगर मर्द इतने मुतमईन है तो? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे बुलाया। तो मैं थोड़ा सा आगाज़ करता हूँ इस सर्वे की मेथडोलॉजी से। तो तकरीबन 500 अफराद जो कि नियरली 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान थे, उनसे हमने ये राय ली कि हुकूमत तो ये कहती है कि इन्फ्लेशन में कमी आ गई है, आप इस उनकी हुकूमत के दावे से मुत्तफिक हैं, गैर मुत्तफिक हैं? तो बिल्कुल जैसे आपने बताया, तकरीबन 61% लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। हम्म। और ख़वातीन में ये शरह ज़्यादा पाई गई। उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन में कमी आई है। उसकी हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि ख़वातीन जो हैं वो जो घर का जो कारोबार है, घर के अंदर जो अखराजात हैं, उसकी कुंजी जो है वो आमतौर पे ख़वातीन के पास होती है। उन्हें तो सब्ज़ी, दाल, बिलाल भाई, इसका मतलब है दूध कि के भाव के खवातीन को हिसाब। अवेयरनेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो लाइल्म हो चीज़ों से, हकायक से? बिल्कुल ऐसा नहीं जी, उनको हरगिज़ ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है हम्म। हर रोज़ के रेट्स की। जब वो हम्म। सब्ज़ी लेने जाती हैं, जब वो दूध लेने जाती हैं, जब वो दाल दाल खरीदने जाती हैं, तो उन्हें ज़्यादा मालूम होता है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, अच्छा, पिछले साल लेकिन से कम गिलानी है। साहब, एक एक चीज़ और भी, क्या पूरे पाकिस्तान की सही तरह से नुमाइंदगी हुई? तरीक़ेकार क्या रहा? सैंपल किस तरह से लिए गए, कहाँ-कहाँ से लिए गए इस सर्वे में? जी, बिल्कुल। सो ये तकरीबन 500 अफराद पर मबनी सैंपल है, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों नुमाइंदगी शामिल है। इसमें छोटे शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं, अमीर लोग भी हैं इस सैंपल के अंदर, और गरीब लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो हम्म। जैसे पाकिस्तान में जो आवाम की शरह मौजूद है हर तबके के अंदर, वैसे ही हमने तो इस क्या सैंपल में 25 भी करोड़ तमाम में तबकात को। 500 जस्टिफाइड है? ये सही तरह कुछ से समझ नहीं आती इस एक्सप्लेन सर्वे हो की। पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये एक साइंस है। जैसे साइंस की बहुत सी चीज़ें इतना आसानी से समझ नहीं आती, और हम्म। यही साइंस तकरीबन 100 साल से दुनिया भर में अप्लाई करके देखी गई है। हम भी पाकिस्तान में जब ये हम्म। 500 का सैंपल लेते हैं, इससे बहुत बड़े सैंपल्स भी जब हम लेते हैं, 5000 का, गिलानी साहब, 10,000 का, हमने एक ही आप देखिए, एक ही सोसाइटी के अंदर या एक ही घर के अंदर दो लोग जो है वो उनकी राय मुख्तलिफ तरह मुख्तलिफ से होती है। बिल्कुल मुतासिर हो रहे होते हैं। किसी एक बंदे की सैलरी बहुत अच्छी है तो उसके ऊपर महंगाई उस तरह से असरअंदाज नहीं होगी, True. दूसरे भाई की सैलरी अगर थोड़ी कम है तो उसके ऊपर दूसरी तरह से असरअंदाज हो रही होगी। तो फिर ये जो 500 का एक फिगर है, मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि महंगाई की शरह वाकई कम हो रही है। और जो खवातीन कह रही हैं उनकी दुहाइयाँ अपनी जगह आपने कहा दुरुस्त हैं, क्योंकि वही आटे, घी और सारी चीज़ों का ग्रॉसरी भाव सारी। जानती हैं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि क्या महंगाई की शरह वाकई कम हो रही है। तो जो आशारिये बेहतर हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना भी हमें कह रहे हैं कि मईशत जो है वो अब इस्तेहकाम पजीर होने जा रही है, या हम उस रास्ते पर एटलीस्ट गामजन हो गए हैं, उसकी असमरात जो है वो आवाम तक किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने सर्वे किया है अमीरों से भी, गरीबों से भी। अगर 500 के अंदर भी बात कर ली जाए तो अमीरों का क्या कहना है बिल्कुल। इस हवाले से? सो जो हुकूमत का दावा है वो अपनी जगह दुरुस्त भी है। हम एक स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हुकूमत ने जो इन्फ्लेशन के थ्रू जो रेट्स हुकूमत प्रोवाइड करती है वो अपनी जगह दुरुस्त है। हम्म। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पर है। मगर ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि कीमतों में इजाफे की शरह कम हो चुकी है। हम्म। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कीमतें कम हो गई हैं। आम पाकिस्तानी जब इन्फ्लेशन को या इस तरह की कॉन्वर्सेशन करता है, तो उसको असल असर तब महसूस होगा जब कीमत वाकई में कमी आएगी। तो अभी अच्छा आप देखें तो बिलाल गिलानी साहब, अगर ज़्यादातर आप अशिया। हमारे पाकिस्तान से सिर्फ सर्वे कर लेते तो आपको मेरे ख्याल में सारे मुतासरीन नजर आते। आपको सबने बताना था कि इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई है, महंगाई जो है बतदरीज बढ़ रही है, उसमें कमी नहीं आई है। तो ये जो 500 का सर्वे है, इसको आप समझते हैं कि दुरुस्त है? हुकूमत क्योंकि आप ही के सर्वे पर चल रही होती है, हमें ये लगता है, क्योंकि हुकूमत को भी फिर यही लगता है कि हाँ इसमें काफ़ी कमी आई है और इसी ट्रैक पर हमें आगे चलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जो सर्वे को देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ 22% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि में इन्फ्लेशन में कमी आई है।
तो उनको तो ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही कि जो हुकूमत हम्म। कहती है। तो आपकी बात ही को मैं आगे लेके चलूंगा, मगर दुरुस्त बात ये है कि इन्फ्लेशन में कमी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी जिंदगी में महसूस होगी जब उनकी जो आमदन है उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लोग किस तरह से महसूस करते हैं, उनके हाथ में जो पैसे हैं हम्म। क्या वो वाकई बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए उनको कारआमद साबित हो रहे हैं। तो इकोनॉमी में जब ग्रोथ आएगी, अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कमी आई है मगर लोगों की आमदनों में इजाफा नहीं हुआ, लोग उसी तरह से महसूस करते हैं कि रोजगार के मौके नहीं महीने बढ़े। की अच्छा, एक कहा चीज ये जा भी रहा है। बताइएगा गिलानी साहब कि जो शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है, इसके असरात कितने मस्बत हैं हमारी इकोनॉमी पे? जी बिल्कुल। सो आई आई थिंक ये हुकूमत भी इसी तरह के इश्यूज को देख रही है, हम्म। इसीलिए शरह सूद में कमी लेके आई है ताकि कारोबार जो है वो एक्सपैंड कर सकें। लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह यही है कि कारोबार, बड़े कारोबार खास तौर पर एक्सपैंड नहीं कर रहे, वो भी अभी अपनी कुंजी हाथ में रखे बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे हालात खराब हो दुरुस्त। जाएं। मेरा ये ख्याल है कि एक जो इन्फ्लेशन है इसमें कमी आई है। आहिस्ता आहिस्ता जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो कि हमें यकीनी तौर पे नजर आती है, हम्म। उसके संरात अवाम तक तो पहुंचेंगे। गिलानी साहब, इसकी और वजूहात आहिस्ता क्या आहिस्ता। समझते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं, तरसीलात ज़र भी बेहतर हुई हैं, तो इस वजह से आप समझते हैं, या फिर जो बैरून मुल्क से सरमायाकारों ने आके बड़ा एतमाद का इजहार किया और सरमायाकारी हो रही है, उसकी वजह से समझते हैं कि कुछ बेहतरी के चांसेस बन पा रहे हैं? जी अभी तो आई थिंक बिल्कुल अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टेबिलिटी हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई यानी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई मगर इकॉनमी में मजीद जो बिगाड़ था उसको हमने यकीनी तौर पर रोक लिया है। बिगाड़ इस तरीके से कि हमारा फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो डिटीरियोरेट हो रहे थे, यकीनी तौर पे इन फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस हुकूमत ने उसको रोक लिया है। इन्फ्लेशन में बहुत वाजे इजाफा हो रहा था पाकिस्तान दुनिया की कुछ अकवाम में था कि हम्म। जिनमें 30 से 40% इन्फ्लेशन थी। हम आपको मैं अगर बताऊं कि हम उन अकवाम में से हैं कि जिन्होंने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया। बहुत सी अकवाम अभी भी उसी तरह की हाई बिल्कुल, इन्फ्लेशन पे हैं। जैसे बिल्कुल। अगर आप इजिप्ट दिवालिया लें होने और से पहले टर्की लें। हमने इसको कम से कम अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लिया है। अच्छा, अब आपके ख्याल में गिलानी साहब, बिल्कुल ऐसे। ये इस्तेहकाम कब देखा जाएगा? और वो जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं, अवाम भी मुंतज़िर हैं कि हमें वो महसूस हो कि चीज़ें बाकायदा कम हों। जो एक गैर यकीनी और गैर मामूली इजाफा था, वो रिवर्स गियर कब तक मुतवक्के है, कितने अरसे के सफ़र के बाद? मेरे ख्याल है अगर मुल्क में जो इस वक्त मौजूद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये अगर कायम रहे, और एक जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है इसमें कोई हम्म। मेजर बिगाड़ नजर ना आए, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद एक सवाल है कि ऐसा होगा, तो हम्म। साल के आखिर में यानी 2025 तक हम देखेंगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ है। और जब ग्रोथ ठीक आएगी है। तो लोग कारोबार लगाएंगे, लोगों के हाथों तो में गिलानी साहब, अगर आमदनी। पिछले साल की 2023 की निस्बत हम देखें तो 2024 में, क्योंकि आपने भी काफ़ी सर्वे किए होंगे, 2024 की निस्बत ये कहा जा रहा है कि काफ़ी बेहतरी आई है। 2023 का साल और अब का साल हम कंपैरिजन कर लें रमा साल के साथ, तो क्या आप देखते हैं इसमें कितना बेहतरी आई है, या फिर हम पहले 2023 में भी यहीं पर खड़े थे? जी बिल्कुल। सो हम आवाम से भी यही सवाल करते हैं कि आप 2024 को देखें और फिर आने वाले साल 2025 को देखें, और आप कितने पुर उम्मीद हैं 2025 के हवाले से। तो पाकिस्तानी कौम जो है उसकी मेजॉरिटी ये कहती है हम्म। कि 2025 इंशाल्लाह 2024 से बेहतर होगा। और हम उम्मीद पर दुनिया कायम भी है, और हम एक उम्मीद रखना, अच्छी की उम्मीद रखना हमारा ठीक है। एक ईमान भी है। तो मेरा भी ये ख्याल है कि हुकूमत की डायरेक्शन डेफिनेटली बेहतर है। ये बात अपनी जगह है कि हुकूमत को आवाम के बारे में इससे ज्यादा सोचना है, और हुकूमत को आवाम के बारे में सोचते दुरुस्त। हुए ये चीज करनी है कि सिर्फ और सिर्फ की एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के इशारियों में स्टेबिलिटी के बजाय आवाम के जो इशारिये हैं जिसमें महंगाई में कमी का मतलब ये है कि कीमतों में वाकई ही कमी भी की जाए। और मतलब हुकूमत को गंदम की कीमत मज़ीद जो है भी वो पिछले अवाम साल। के ऊपर थोड़ा सा रहम खाने की ज़रूरत है। अवाम के जो इस वक्त मसाइल हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बिलाल गिलानी साहब मौजूद थे। गैलप सर्वे उन्होंने किया और जैसा तो उन्होंने बताया कि महंगाई की शरह जो है उसमें काफ़ी कमी हुई है। अवाम कुछ तो हैं जो मानने के लिए तैयार हैं, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 का जो साल होगा वो बेहतरी का साल होगा, क्योंकि आइंदा
आने वाला जो वक्त है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी लेकर आए, वो आज से बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं ऐसे जानवरों के जनाब जो कोई इंसानों से भी ज़्यादा उम्र पाते हैं। और इसके अंदर आपके कोई गेसेस हैं कौन से वो जानवर हो सकते हैं? एक तो मेरे ख्याल में कौवे के बारे में हमने मिसालें सुनी हैं, हाथी है, शार्क्स वगैरह और वेल। शार्क है, वो कहते हैं ना कि इसकी उम्र तो कौवे से भी ज़्यादा है, इसके साथ के तो कौवे भी मर गए, तो मेरे ख्याल में कौवों की उम्र भी ज़्यादा। हाथी भी हो सकते हैं, वैसे तो साथ में फुटेज भी चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन बहरहाल अपने नाज़रीन को हम बता देते हैं कि दुनिया भर में कई इकसाम के खूबसूरत जानवर हैं जिनमें ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से वो तवज्जो तलब हैं, बल्कि कुछ जानवर जो हैं लंबी उम्र पाते हैं। और कुदरत ने ज़मीन पर बहुत से ऐसे जानवर भी पैदा किए हैं जो इंसानों से भी ज़्यादा उम्र रखते हैं, जिनमें ग्रीनलैंड शार्क है। जी, इस शार्क का ताल्लुक सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली शार्क में होता है और ये खतरनाक होने के साथ साथ भारी भरकम भी होती है। इसकी लंबाई होती है 6.4 मीटर एटलीस्ट होती है और वजन 1000 किलो के करीब होता है। ये मछली तकरीबन 400 साल तक जिंदा रहती है, बहुत लंबी उम्र पाई है भाई इसने। और ये रफ आई रॉकफिश गहरे समंदर में पाई जाने वाली मछली है जो कि शोख रंग की वजह से हासिल तवज्जो की हामिल होती है और इसकी ज़िंदगी भी तकरीबन 200 साल तक है। ये दूसरी वो है जिसकी उम्र बहुत लंबी है। एशिया के एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है काफ़ी मशहूर हैं। ये जानवर जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी होती और अगर इनकी ज़िंदगी के हवाले से देखा जाए तो ये 80 साल तक जिंदा रहते हैं। वैसे 80 साल तक तो काफ़ी इंसान भी, काफ़ी तो नहीं, कुछ इंसान भी होते हैं जिंदा रह लेते हैं। और गालापागोस कछुआ छोटा सा होता है बिल्कुल, और इसकी उम्र भी काफी दराज। जो आपने घर पे रखे हुए होते हैं कुछ लोगों ने शौक। जी हाँ, शौकिया होते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है। बहुत से लोग इसकी स्मगलिंग भी करते हैं और अगर पकड़े जाएं तो फिर उन्हें सजाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो अच्छा, वैसे मुझे लगता है जितना सुस्त ये चलता है ना, ये तो ना थकता होगा ना मरता होगा, इसको क्या ही होता है। ये तो आप उससे पूछे ना कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारता है। आप बहुत हल्का ले रही हैं उस कछुए को। खैर, तोता ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को भाता है बल्कि अपनी जहानत से। ये एक तोता भी है, सफेद रंग का तोता है ये। इसकी उम्र है जी 100 साल के करीब। 100 साल के करीब, वाह क्या उम्र। तो ये वो सारे जानवर हैं जनाब जो कि इंसानों जितनी या उनसे भी ज़्यादा उम्रें रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसमें अब तकरीबन 20 दिन ही रह चुके हैं। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, कैसा इवेंट होने जा रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। तो जनाब 20 दिन बाकी रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जब शुरू हुई तो वेबसाइट पर रश पड़ गया, सर्वर ही बैठ गया और फिर वेबसाइट काम नहीं कर पाई है। जो ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले अवाम बहुत ज्यादा। पॉजिटिव खबर ये है कि लोग एक्साइटेड हैं, लोग धड़ाधड़ ये टिकटें लेना चाहते हैं और अच्छी बात भी है, लेकिन सवाल फिर यही है कि आपने ऐसी वेबसाइट क्यों बनाई है जो कि बोझ ही बर्दाश्त नहीं कर सकी। खैर, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन मुस्तफ़ीद हों, टिकटें हासिल करें, ज़बरदस्त इवेंट को एंजॉय करें। बहरहाल ऑनलाइन वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के बायस अभी यह खबर है कि गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त इसे ओपन किया गया है तो सर्वर्स इनके बैठ गए हैं और वेबसाइट में 2 बजे का वक्त रखा बढ़ाने का काम शुरू किया। इनको पहले ही चाहिए था कि मेरे ख्याल में या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर ये अदम तो ही। और वैसे भी हमने पहले ही इतनी बार कह दिया था कि जो पहले आए वो पहले पाए वाली सिचुएशन होगी, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया और फिर उसके बाद सर्वर बैठने की सिचुएशन हमें देखनी पड़ी। तो जनाब 8 टीमें हैं जिन पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। तो ये 4 मकामात पर रखे गए हैं मैचेस, कराची, रावलपिंडी, लाहौर और दुबई में खेले जाएंगे। आप देखने जा रही हैं शायद मैच? अगर टाइम मिला और बीच में हमारा स्केड्यूल इस तरह का हुआ तो मशवरे दे रहे हैं कि आपने लाजमी देखने जाना है और खुद आप टाइम नहीं निकाल पाए। नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ कि अगर अर्ली मॉर्निंग ना स्टार्ट हो गया, पहुंचना भी तो है वहाँ पर, रश जितना ज्यादा हो जाता है आपको पता ही। नहीं तो हम हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल मॉर्निंग स्टेडियम से ये दुरुस्त है कि हम वहीं से लाइव करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, लोगों की राय भी लेंगे कि वो किस खिलाड़ी के साथ हैं, कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है, जो कि हमारे खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है देने में नाकाम ही नजर आते हैं। पाकिस्तानी तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों के साथ होंगे, लेकिन अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट तजियाकार। आपको वेलकम कहेंगे अहमद पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये क्या आईसीसी के इंतजामात गैर तसल्ली बख्श थे? पहले ही दिन सर्वर बैठ गया, वेबसाइट बैठ गई, अब वो कह रहे हैं कि जी सर्वर्स को बढ़ाया जाएगा। देखें, ये तो यूजुअल सी बात है और इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में जब 96 के बाद फर्स्ट एवर कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट के लिए जितनी क्रेजी है उसको भी अगर हम सामने रखें तो ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना। और आई थिंक ये शो करता है कि पाकिस्तानी अवाम का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में और चैंपियंस
के लिए हमारी आवाम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। इससे तो अहमद ये भी लगता है कि हमारी आवाम की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी शाहीनों के साथ जुड़ गई हैं और पाकिस्तानी शाहीनों को परफॉर्मेंस भी उसी तरह की देनी पड़ेगी। देखें, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि सिर्फ आई गेस 2 मैचेस यहाँ पे हैं। एक जो मेजर इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो तो दुबई में है, जी हाँ। लेकिन उसके बावजूद कि चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी भी एक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग मैचेस जा रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग जो मेरे लिए एक एलिमेंट था वो ये कि कराची में तमाम से टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। हालाँकि कराची की आवाम अगर आप देखें तो शायद वो पीएसएल के मैचेस में भी एज़ सच जी कोई हाँ, बड़ी तादाद गैर में नहीं संजीदगी का मुजाहरा करते हैं वो। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का खुद एक चार्म है और लोग उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत दिखाई दे रही है। एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और क्योंकि इवेंट इस बार पाकिस्तान होस्ट भी कर रहा है तो जाहिर है कि एक जो शायकीन क्रिकेट का एक बड़ा आप देखेंगे वहाँ पर सैलाब सा उमड़ आएगा। ये तो हमें यकीनी बात है कि अच्छा, लेकिन देखने एक को चीज़ है मिलेगा। कि नकवी साहब मौजूद हैं अमेरिका में और वो बात कर रहे थे कोचेस को, बल्कि दावत दे रहे थे कि आके पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कोचिंग उनको दी जाए, उनकी खिदमत हासिल की जाए। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो सर पे 20 दिन तक अगर इस तरह की प्लानिंग हो रही है तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, क्या लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। वो तो बेसिकली यूएस को एक ऑफर की गई कि यूएस में क्रिकेट की प्रमोशन के हवाले से काम किया जा सकता है और पाकिस्तान को 7 डिफरेंट सीरीज वगैरह रखी जा सकती हैं ताकि यूएस की जो टीम है वो वेल ग्रूम्ड भी हो सके, उनकी स्किल्स में भी इजाफा हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने से 10 गुना ज़्यादा अच्छी टीम के साथ खेलते हो तो आपका जो स्किल सेट है या जो आपका एक तरह से कह लें टैलेंट कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पॉलिश सके। होता है। अच्छा अहमद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ये जानकर। मुझे लगा कि शायद हमें उनके कोचेस को ट्रेन करना है, हमें उनके प्लेयर्स को ट्रेन करना है, अमेरिका को मजीद उनकी खेल में निखार लाना है। लेकिन जुनेद ने मेरी तौसीक की कि नहीं, वो हमें निखारने के लिए, हमारे प्लेयर्स को सिखाने के लिए अमेरिका से उनके कोचेस हमारे पास आएंगे और उनके प्लेयर्स को फिर हम सिखाएंगे। लेकिन माजी का हमारा तजुर्बा कोई अच्छा नहीं रहा। जब अफगानिस्तान को हमने ट्रेंड किया, सिखाया, उसके बाद हमें ही आंखें दिखाने लगे। क्या कहेंगे अहमद आप? अहमद, आप सुन पा रहे हैं? हैं? आई थिंक फ्रीजिंग आ चुकी आ रही है अहमद और भी। कोशिश करेंगे राब्ता करने की। अहमद भी कंफ्यूज के नहीं। क्या होने जा रहा है। आपको मोहम्मद पता नकवी साहब ने क्या पेशकश कर दी इंटरनेट के है। मसाइल यहाँ पर रहते हैं और हम कोशिश करेंगे। आईटी के ऊपर भी आज बात होगी। और अच्छा जी, मोहम्मद नकवी साहब लेकिन बहुत ही पुरुमीद हैं और उन्होंने अमेरिका को यूएस के साथ क्या हाँ, पाएं एक अच्छी और कोऑर्डिनेशन आप होनी आके चाहिए मैचेस भी देखें। और मैचेस की भी दावत बिल्कुल उन्होंने दी है। कोचेस को पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग की भी बात की गई है और यकीनी तौर पे अमेरिका की टीम जो है वो टैलेंटेड है। और अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। अहमद, आपसे वही सवाल है जो मैं जानना चाह रही थी आपसे, आप बताइए कौन किसको ट्रेनिंग देने जा रहा है, जरा इशाल को क्लियर कर दीजिए। जी, हम ट्रेनिंग देने हैं उनकी टीम को और उनके कोचेस को। अभी इतने भी बुरे पाकिस्तान के दिन नहीं आए कि यूएस के कोचेस से हमें ट्रेनिंग लेनी पड़े। ठीक है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है और यूएस से भी हम T20 वर्ल्ड कप में हार गए थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल पाकिस्तान इतनी बेहतर जो टीम है यूएसए के यूएस के कोचेस की और के प्लेयर से हमें एक्सपीरियंसेस ना लेने पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। और जिस तरह से हमारी टीम इतनी अच्छी तो है कि हम अमेरिका जैसी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनके कोचेस को हमसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ। जिस तरह से हम तू जा चल और मैं आया कुछ वाली अच्छी चीजें वो हमें सिखा दें, कुछ हम उन्हें सिखा देंगे। और फाइनली क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, मैचेस अच्छे होने चाहिए, खेल अच्छा होना चाहिए। आइस चैंपियनशिप में कौन जीता है, कहाँ पे इवेंट हुआ है, हमारे साथ कैप्टन होंगे उस टीम की। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे हमारे साथ। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए आइस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की जो कि नलतर में हुई है। 2025 का ये मुकाबला जिसमें गर्ल्स गुलकंद विंटर क्लब की टीम नेशनल आइस हॉकी की चैंपियन बनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दो ज़बरदस्त प्लेयर्स। मेहमान बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीमा अली जो कि कप्तान है गुलकंद विंटर क्लब आइस हॉकी चैंपियन, और साथ ही राफिया मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को और बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबसे पहले तो आपको इस कामयाबी पर। थैंक यू सो मच। अच्छा सीमा, आप बताइएगा कितना मुश्किल रहा, क्योंकि आम नॉर्मल हॉकी खेलना और फिर आइस के ऊपर हॉकी खेलना बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आपने किस तरह से ट्रेनिंग ली और फिर आप बता रही हैं कि आपने एयरफोर्स को हराया भी है इसमें।
जी। पहली बात, थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें इस न्यूज़ में बुलाया। तो आइस हॉकी की मैं बात करती चलूँ तो ऑफ कोर्स एक विंटर स्पोर्ट्स है और इसको खेलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक स्पेशल शूज़ है, उसको पहनते हैं, फिर आइस के ऊपर जो है स्केट्स करते हैं। है तो बहुत मुश्किल, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में हमने अच्छी तरीके से अपने कोचेज़ से अपने क्लब में हमने ट्रेनिंग्स ली, अच्छी तरीके से उन्होंने हमें सिखाया। आते-आते बहुत साल गुज़र गए, नेशनल में हमने जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो अभी रिसेंटली हमारा जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था नलतर में, तो वहाँ हमने उसमें गए और वहाँ से हमने एयर फोर्स को हराया और गोल्ड मेडल जीत अरे लिया। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और ये बताइएगा कि क्या इसके भी रूल्स आम हॉकी हॉकी की गेम जैसे ही होते हैं या थोड़े मुख्तलिफ होते हैं? और साथ में जब आम ग्राउंड के ऊपर, एस्ट्रोटर्फ के ऊपर भी गिरता है इंसान हॉकी खेलते हुए तो बहुत ज़ोर की चोट लगती है, तो जब बर्फ़ पे कोई प्लेयर गिरती है या उसे चोट लगती है तो उसकी शिद्दत कितनी होती है, ये भी ज़रा बताइएगा। जी सर, बहुत मुख्तलिफ है वैसे अच्छा। हॉकी से। और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या डिफरेंस है वो भी बताइए। अच्छा, तो हमारे रूल्स के मुताबिक इसमें ये है कि जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो इसी तरीके से इसी में भी जो है डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे ऑफ साइड्स होते हैं, आइसिंग होता है। हर साल जो है अलग-अलग रूल्स इसमें जो है इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। जैसे हम हर साल जो है नेशनल में जाते हैं। तो अच्छा। ये रहा हमारे बात रूल्स में। अब आपने बात की गिरने की, तो सही बात है कि जब हम खेलते हैं और बर्फ के ऊपर ही गिरते हैं, तो ये जो है मतलब चोट चोट तो बहुत लगती चोट है। और बहुत सीमा, शदीद लगती क्योंकि होगी। एक तो लड़कियां बहुत भी हैं आप लोग, और जहाँ पर लड़कियों की बात आती है ना, तो बड़ी नाजुक अंदाम सी बच्चियां होती हैं, और फिर पेरेंट्स भी बड़ा डरते हैं अपनी बच्चियों को इस तरह की स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाने के लिए कि कहीं चोट ना लग जाए। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट हासिल थी क्या, या फिर पेरेंट्स डर रहे थे कि नहीं बच्चियां हैं, इनको खेलने के लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और वो भी इतना मुश्किल खेल? जी, ऑफ कोर्स अभी हम गर्ल्स हैं, अब हम गिरते हैं तो हमें बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होती है। एक तो विंटर की सीज़न में भी है, और विंटर की सीज़न में हमें जब दर्द होती है तो वो बहुत लेकिन शदीद मेरे सी ख्याल में दर्द जब होती है। जीत मिलती है तो ये पेरेंट्स की सारे तरफ जो से दर्द हैं वो भूल जाते होंगे। अच्छा, आपके साथ राफिया भी मौजूद हैं। राफिया स्ट्राइकर हैं, गोलकीपर हैं, क्या हैं? जरा राफिया आप भी बताइएगा। मैम स्ट्राइकर हूँ सर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा और राफिया, मैं आप पिछले स्ट्राइकर हैं, 7 आपको भी सालों से पेरेंट्स खेल की रही तरफ से हूँ। सपोर्ट मिली? पेरेंट्स की तरफ से जी पूरी सर, बहुत सपोर्ट थी? जी मिस। तो फिर बताएं, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, किस तरह से आगाज़ किया, किस तरह से शौक पैदा हुआ, इतने मुश्किल खेल को किस तरह से आप लोगों ने चुना? पहला 2021 में शुरू हुआ था। मैंने जो है मैं क्लास 7th में थी, और मैं जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरे अब्बास जो है बहुत सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, और मैं जो है 7th की स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया और इस नेशनल आइस हॉकी की फील्ड में आई। और ज़बरदस्त, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने मैच विन भी किया है फाइनल में। अच्छा, ये भी बताइए सीमा के, वैसे उमूमी तौर पे हमने देखा है हॉकी के अंदर, चाहे वो आइस हॉकी हो या दूसरी हॉकी हो, गोलकीपर का काम बहुत अहम होता है और जीत के अंदर भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी गोलकीपर कौन है, कैसी उनकी कंट्रीब्यूशन थी इस कामयाबी में? अच्छा, अगर गेम की बात मैं करती चलूँ तो हर प्लेयर्स का जो है अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे स्ट्राइकर्स का अपने उसमें मिड, गोलकीपर। अभी हम गोलकीपर की बात करें तो ऑफ कोर्स गेम का एक जो पूरा गेमिंग है वो आता है गोलकीपर के ऊपर। गोलकीपर का ये होता है कि सारा बोझ उसी के ऊपर होता है, यहाँ से गोल ना आए, यहाँ से आए। अगर मिड और डिफेंस जो है साइड में हो जाता है तो वो सारी चीज़ें जो है गोलकीपर के ऊपर आ जाता है। तो हमारा गोलकीपर था, बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत सही तरीके से वो गोलकीपिंग कर रही थी, और बहुत अच्छी तरीके से उसने गोलकीपिंग की। और चाहे मतलब जितने भी हमने गेम्स खेले, उनमें जो है उसने हमारे जो है गोल सारे रोक लिए। और एक ज़बरदस्त। प्लस पॉइंट मैं बताती चलूँ कि जो हमने नेशनल खेले थे, हमारे ऊपर जो है पूरे नेशनल 8 टीम्स खेल रही थी, हमारे ऊपर जो है 1 गोल भी नहीं हुआ था। अच्छा सीमा, जिस एरिया से आप बिलोंग करती हैं, नलतर में हुआ ये कंपटीशन, वहीं पर आप वहीं की रिहायशी हैं, वहाँ पर बच्चियों को स्पोर्ट्स के लिए इतना ही इनकरेज किया जाता है? और हुंजा से बताया जा रहा है कि आप हैं, तो क्या हुंजा में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स इतनी ही पसंद की जाती है, बच्चों को इजाज़त है वहाँ पर खुल के खेलने की?
अच्छा, हम बेसिकली है हुंजा से और नलतर हम नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाते हैं। तो यहाँ ज़बरदस्त। पे ये है कि जैसे लड़कों को जो है सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो लोग खेलेंगे सब कुछ। इसी तरह उनके मुकाबले में लड़कियाँ भी जो है बहुत आगे है। लड़कियाँ भी जो है गेम के फ़ील्ड में, पढ़ाई के फ़ील्ड में, जितने भी फ़ील्ड्स है बहुत आगे है। और जैसे अभी विंटर स्पोर्ट्स जो कि बहुत मुश्किल भी है, इसमें हमें जो है आगे जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है हमारे क्लब की और तरफ ये से। आपके क्लब की तो तरफ से हाँ, है या हमारे लिए गवर्नमेंट भी जो है सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट की इसमें मुआवनत कितनी रही और क्या कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को हमारे प्लेटफॉर्म से? अच्छा, बेसिकली हमारा ये है कि हमें जो है हमारा जो क्लब है वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। जैसे मैं इस गेम में आई हूँ, मेरी तरफ से जो है हमारी जो क्लब है गुल्किन विंटर क्लब, वो हमें जो है सपोर्ट कर सपोर्ट रहा कर है। रही है। ठीक है, राफ़िया आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोगों की गेम हम लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल लग रहा है अपने पाँव को जमाए रखना बर्फ़ के ऊपर, और फिर क्या डिफरेंट किस्म के इसके शूज़ आप वेयर करते हैं जो कि ग्रिप करते हैं बर्फ़ के ऊपर, गिरने से आपको बचाते हैं, किस तरह का होता है ये खेल? अच्छा, इसमें ये होता है कि शूज़ इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। तो इसमें जो है खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इनिशियल स्टेप्स से जो है हमें सिखाया जाता है आप लोगों ने किस तरह से बैलेंस करना है। ऑफ कोर्स बैलेंस ना करेंगे तो हम गिर जाएँगे, पाँव में चोट आएगी, हाथों में चोट आएगी। तो इसमें जो है प्रॉपर इस शूज़ के अंदर जो है एजेस लगे हुए होते हैं। तो ओके, उस एजेस से जो है हम खुद को बैलेंस करके बर्फ़ के ऊपर सही से खड़े रहते हैं। ठीक है। चलें, ज़बरदस्त। बहुत विश यू आपको ऑल द बेस्ट फॉर द मुबारकबाद भी, विश फ्यूचर। यू गुड सीमा लक। राफ़िया हमारे साथ मौजूद थी और कामयाबी हासिल करने पर ये सारा जो प्रोसेस था, ये जो सफ़र था, ट्रेनिंग थी, उससे मतलब हमसे गुफ्तगू करी थी। हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से आम इश्यूज़ हैं जिस पे ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब, और बात कर लेते हैं साइकिलिंग की और इसके फ़वाइद की। तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मौज़म खान खेल की तरक्की का अज़्म लिए ग्रास रूट लेवल पर साइकिलिंग को फ़रोग देने के लिए। एक तो चीज़ है खेल, लेकिन ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। बहुत सी ऐसी कामयाब कौमें हैं, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जो कि साइकिलिंग को उन्होंने इतना फ़रोग दिया है, इतना इनक्रेज किया है कि और वो उसको लाइफस्टाइल बना चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक तो ईंधन की बचत है, जो आलूदगी फैलाने वाला फ्यूल है उसकी बचत है। फिर हेल्थ बेनिफिट आपको याद बहुत है यहाँ पे भी हमारे एक वज़ीर आज़म गुजरे हैं, खान साहब, जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अपने ऑफिस साइकिल पे जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने बातें भूल जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे जाना शुरू हो गए थे गाड़ी की वजह। लेकिन हमारी एक एमयू कॉलेज की प्रिंसिपल हैं जो कि साइकिल पर आना पसंद करती थी, और वो साइकिल पर आती थी और बहुत एजड थी, लेकिन इसके बावजूद वो कितने मील तक सफर करके साइकिल पर जाती थी। तो हमारे साथ मौज़म खान साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बीड़ा जो आपने उठाया, ये तो बहुत अच्छा है, और हम जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ खेल नहीं, इसको लाइफस्टाइल के तौर पे अपनाना चाहिए। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या कभी जाके ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम ऑफिस भी, शादी ब्याहों की तकरीबात पे भी साइकिल को तरजीह देंगे गाड़ियों के बजाय? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम हमेशा से कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अभी सीएम साहबा ने जैसे मोटर बाइक का इनिशिएट लिया और स्पेशल लेन ग्रीन लाइन जो है वो मुख्तस की है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होता है, या ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम बाइसिकल को प्रमोट करने के लिए अगर उसके लिए एक स्पेशल लेन बनाई जाए, तो यकीन करें कि मैं ख़ुद भी अपने ऑफिस में जो है वो बाइसिकल पे ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर 1 जो है वो हम जो फ्यूल की मद में जो एक्सपेंस करते हैं वो सेव हो जाएंगे, हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हम लोगों के पास अपनी फिटनेस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है, तो अगर हम कम्यूट के तौर पर अगर हम बाइसाइकिल अपने ऑफिस में जाएं और वापस आ जाएं, तो हमारी जो है वो हमारे बच्चे जो हैं बहुत लेजी हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, गाड़ियों से उतर के शॉप तक जाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें सब कुछ ऑर्डर भी अंदर ही ला के आप दे दें गाड़ी के अंदर। ऐसा ही है। तो हमें वो कहते हैं ना कि बच्चों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमें बच्चों के लिए हमें खुद पहले मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर हम आने वाली नस्लों को, जैसा जुनैद कह रहे हैं कि आने वाले सालों में कहाँ पर हम खड़े हैं और कब तक हम इसके ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि साइकिलों की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना और उनको हेल्थ बेनिफिट के तौर पर
पर इस्तेमाल किया जाना। तो हमें रोल मॉडल कब बनना पड़ेगा? और वज़ीर-ए-आज़म की बात की है जुनैद ने, तो हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म या सीएम है, क्या वो भी आने वाले वक्तों में हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए साइकिलों पर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है अगर लिया जाए, और अगर ये लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर स्पेशल लेन बना दी जाए ना, तो हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो इसलिए नहीं, इवन मैं टू बी ऑनेस्टली अपने बच्चों को भी मोटर बाइक या साइकिल के ऊपर नहीं भेज सकता, क्योंकि जो जिस तरह से ट्रैफिक इस वक्त है उसके उधम मचा हुआ है, बेहंगम ट्रैफिक सेफ्टी जो है ना। अच्छा, ये जो ट्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, एक ट्रैक मेट्रो को मिल गया, एक ट्रैक मोटरसाइकिल्स को मिल गया और बाकी ट्रैफिक अब उस पर है, तो हमें अपने अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये जो बेहंगम ट्रैफिक है इससे बचने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि सारे एक टाइम आएगा कि हर एक चीज़ का पैदल चलने वालों का अलग ट्रैक होगा, साइकिल्स का अलग ट्रैक होगा? हम अवेयरनेस हमें कब आएगी कि हम बगैर ट्रैक के भी अपनी अपनी जगह पे चलें, अपने अपने जो डिसाइडेड? सर देखिए, ये ना अगर आप ये कहें कि अगर सिविलाइज्ड कंट्री की बात करें, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया हूँ, इंग्लैंड में भी गया हूँ, अमेरिका में भी गया हूँ, तो वहाँ पे एक सिविलाइज्ड मुआशरा है। वहाँ पे तो हॉर्न बजाने को मायूब समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बहुत अग्रेसिव होकर देखते हैं कि हॉर्न क्यों बजाया है जी। वो इस लाइक जो है वो इंसल्ट फील करते हैं, इमरजेंसी की सूरत में। हम अपने आप को क्या एक भेड़ बकरियों का रेवड़ी समझें कि जिनको हाँकना पड़ेगा, जिनको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा, लाइन में लगाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग उतने डिसिप्लिन हो नहीं पा रहे हैं। लेने बना देने के बावजूद भी बाइक की लाइन बन गई है, लेकिन उसके बाद भी बाइक फर्स्ट लेन में चल रही होती हैं। अच्छा, तो कब तक उसके ऊपर ये है कि अगर हम सिविलाइज्ड मुआशरे की बात करें, सबसे पहले ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद जो इन्फोर्समेंट है ना बहुत जरूरी है, वो इतनी जरूरी है। उसके बगैर तो कुछ ले दे के ना छोड़ा जाए, उसके बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते। अब मैं अगर अमेरिका की अगर बात करूं तो एक लेन बनाई हुई है उन्होंने गाड़ियों के लिए, उसको कहते हैं HOV लेन, ठीक है, हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल, जिसके अंदर एटलीस्ट गाड़ी के अंदर 3 लोगों का होना लाजमी है। वो एक स्पेशल, ये बड़ा अच्छा आइडिया। यहाँ पे तो हम देखते हैं स्कूलों को लेने के लिए जब जाती हैं गाड़ियाँ, तो एक गाड़ी में एक बच्चा और फिर सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियों का पोल्यूशन। अच्छा, वो जो 3 लोग हैं ना, वो जो लोग मैं एक गाड़ी में जा रहा हूँ, सिंगल जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस लेन में जा नहीं सकता, ठीक है। वो बंदा जो 3 लोगों के साथ जा रहा है, वो 15 मिनट में वहां पे पहुंच रहा है ऑफिस में, मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं। बेसिकली वो जो सिंगल जो जा रहा है उसको वो डिस्करेज कर रहे हैं। वहां पे हो क्या रहा है कि वो जो लोग वो जो मोहल्ले में हैं वहां से वो एक दूसरे को पिक करते हैं, और सबके टाइम की बचत है, और सब फ्यूल की बचत है, पैसे की बचत है। वहां पे जो है वो पुलिस वाला स्पेशल खड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ वो लगा के साइकिलिंग वाला है, ये यहाँ पर भी खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाते हैं, या जिस तरह जुनैद ने कहा ले दे के मामला रफा दफा हो जाते हैं, चलान नहीं हो पाते हैं। तो ये मामला कब तक सुधरेंगे? और फिर साइकिल की अगर हम अफादियत की बात करें तो किस तरह से लोगों को अवेयर करें कि भाई इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसके। और फिर जो पोल्यूशन इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग देखते हैं हर साल ही हम स्मोक का सामना करना पड़ता है हमें, और फिर हम इतनी ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा में सांस हर दिन लेते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। देखिए, उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस है। हमें सबसे पहले चाहिए कि हमें ये जो आपने सारे जो इश्यूज बताए हैं, सबसे पहले हमें इसको स्कूलों के अंदर एड्रेस करना चाहिए। बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो है वो डालनी चाहिए कि जी ये जो है वो हेल्दी एक्टिविटी जो है वो, आजकल के जैसे बच्चे हैं आप देखें, गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, उसके ऊपर लगे हुए हैं। और मैंने कई दफ़ा पे आप यकीन करें कि मैं जब जिम में भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे भी बच्चे साइड के ऊपर खड़े बैठ के घंटों लगे हुए हैं और फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा खान साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बार बार गवर्नमेंट को भी नॉक करना पड़ेगा इसकी अफादियत का बताने के लिए। तो प्लान क्या है साइकिलिंग फेडरेशन का? आप बड़े पुरज़्म भी हैं, आप इसको हेड भी कर रहे हैं, इवेंट्स क्या तरतीब दिए गए हैं? जिस तरह से हम वॉक्स का एहतमाम देखते हैं, मैराथन, उसके अंदर भी लोगों को अवेयरनेस आती है उसकी अफादियत के हवाले से। तो साइकिलिंग कितनी ज़रूरी है, इसके लिए मुख्तलिफ कोई इवेंट्स आपने तरतीब दिए हुए हैं जिससे लोगों की आगाही हो, गवर्नमेंट को इससे रिलेट किया जाए, उन्हें सर इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो लाइक हम जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, हमारा है कंपटीशंस, ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ हेल्थ को नहीं है, हम
स्पीड को जो है वो लेके चलती है। जैसे वर्ल्ड के अंदर अगर लेके जाएं तो इस वक्त एवरेज स्पीड एक बाइसाइकिल जो चला रहा है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अच्छा, सही इससे बड़ी मुनासिब स्पीड है ये। ठीक है। हम इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त कोई 44-45 की रेंज में है। अच्छा, ठीक है। और इन बच्चों को ट्रेन भी किया जाता है, फिर उसके बाद कंपटीशन में उतारा जाता है, या फिर कोई भी इसके अंदर हिस्सा ले सकता है? देखिए जिस वक्त ग्रास रूट लेवल से बच्चे आगे आते हैं, अभी हमने लास्ट 2 मंथ में हमने 2 नेशनल चैंपियनशिप कराई है। एक रोड नेशनल चैंपियनशिप करवाई है और एक ट्रैक चैंपियनशिप करवाई है जो कि कजाफी स्टेडियम में। लोगों को, आम शहरियों को एंगेज करने के लिए भी कोई इवेंट्स प्लान करते हैं आप? कि मैं और जुनैद भी हिस्सा ले सकें आपकी जी बली, अभी हमारा 25 ऑफ फेब को जो है वो हमारा नेशन वाइड जो है वो एक रोड इवेंट हो रहा है। किन शहरों में? ये जो DHA में। अच्छा, असल में हमें प्रॉब्लम आती है बड़ा, आपके चैनल के वसात से मैं बताता चलूँ कि हमें रोड्स को ना हासिल करने के लिए, लेकिन हॉलीडेज पे संडेज या सैटरडेज यही करना पड़ता है, होते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। और अर्ली मॉर्निंग हो तो मेरे ख्याल में और भी आसान है। अब देखिए हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ शहरों के अंदर एग्जैक्टली, ताकि जो आम पब्लिक है बिल्कुल वो उससे देखे, उससे इंस्पिरेशन लें और उसके अंदर आएँ। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इवेंट करवाने के लिए हमें जो DHA प्रिज्म 9 है जहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक नहीं होती है जी, वहाँ हमें परमिशन मिलती है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, वहाँ सेफली हम इवेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर शहरों में करवाया जाए, जिस तरह फिरोजपुर रोड है, तो शहर के बीचों बीच होना जरूरी है जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। अब इसमें अब मैं बताऊं कि जैसे अब अगर हम आने वाले कल में हम टूर डी पाकिस्तान के लिए हम जा रहे हैं, जो कि टूर डी फ्रांस के बाद एशिया के सबसे बड़ी साइकिल रेस है और दुनिया की 2nd नंबर पे रेस है। ये पाकिस्तान में ही होने जा रही है जी। ये पाकिस्तान में होती रही है और तकरीबन पिछले 12 साल से बंद थी ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में या वो जगहें जिस तरह चौलिस्तान है या नॉर्दर्न एरियाज हैं, बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं, गवादर है, इन जगहों को प्रमोट भी किया जाए, साइकिलिंग की अहमियत को भी उजागर किया जाए, तो क्या इस तरह का कोई प्लान करने का इरादा रखते हैं खान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए और साइकिलिंग। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि एथलीट जो है ना, बलूचिस्तान से बहुत अच्छा एथलीट निकलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी भी फील्ड से आप देख ले, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ के लोग KP से जो है वो बहुत जरा सख्त जान। अच्छा हान साहब, एक और चीज़ भी है कि स्कूल के बच्चों को एंगेज किया जाए। स्कूलों में भी आप इस तरह के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। स्कूल के अंदर रेसिंग इस तरह की हो सकती है, क्योंकि उससे हमारे जो बच्चे हैं वो उससे एंगेज हो जाएंगे। और क्या इसमें, क्योंकि स्पोर्ट्स है, ये भी एक खेल एक तरह से है, तो इसको क्या जिस तरह से बच्चे हमारे स्पोर्ट्स कोटे में भी आगे जाते हैं, तो क्या इसमें भी साइकिलिंग करके भी वो आगे जाते हैं? एजुकेशन में इसका भी कोई कोटा रखा जाता है? जी बिल्कुल। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो स्कूलों से ही शुरू होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है, क्योंकि जब इवेंट होते हैं ना तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चे के लिए, वो कोई भी पेरेंट होगा ना, वो सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो जो बात दुरुस्त। तो सेफ्टी के लिए हमें रोड्स को क्लियर चाहिए रोड पे। और ये मैं आपको बताऊं कि जो सिविलाइज माशरे की हम बात कर रहे हैं, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आप यकीन करें कि अगर 2 घंटे का इवेंट है ना किसी स्पेसिफाइड रोड के ऊपर, जहाँ पे इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिशन दी है, वहाँ पे उस 2 घंटे के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल अलग। यहाँ पर हमारे प्रोटोकॉल के लिए तो इस तरह के लग जाते हैं रूट्स, लेकिन हमारे इस तरह खेलों को प्रमोट करने के लिए रूट्स नहीं लग सकते। ये आपने खुद ही बात करती है, ये चीज़ वाइस एंड वर्सा इसके अपोजिट होनी चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स के लिए प्रोटोकॉल लगाना चाहिए रादर दैन किसी एक बंदे के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो आप इक़दाम कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है। बहुत शुक्रिया, मौज़ूम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने भी बहुत सारे मुफ्त के मशवरे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल भी हो सके और हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं ना जुनैद कि वो भी इसके लिए कोई अहमियत को समझें और अवेयरनेस फैलाएं, इस तरह की कैंपेन्स चलाएं और प्रमोट करें साइकिलिंग को, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बड़े जो है वो साइकिल के ऊपर सफ़र करें, पोल्यूशन से भी फ्री हो जाएंगे। सभी के लिए ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके बजट के लिए भी ज़रूरी है, आपका बजट इससे बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस पर अमल होगा। आपको बताएं कि नाज़रीन, टैक्सी के तो काफ़ी चर्चे आपने सुने होंगे, हमने भी उस पर बात की थी, लेकिन कुछ हल्के हैं जो ये समझते हैं कि उड़ती टैक्सियाँ
अमीर लोगों के चोंचले हैं जी। बिल्कुल जी, जाहिर है जो सब इसको अफोर्ड कर पाएगा वही इसको एंजॉय कर पाएगा। क्या ये ट्रांसपोर्ट वाकई माहौलियाती तब्दीलियों से भी निमट सकती है? क्या इसके फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं? इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं। और ये सवाल है हमारा कि क्या वाकई में इन तमाम मसाइल का हल हो सकता है? अच्छा जुनैद, अगर एयर टैक्सी पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो क्या आप इसको ख़रीदना चाहेंगे? आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहेंगे? देगी मेरा बजट, क्योंकि जितना इस वक्त ट्रैफिक का बर्डन है, आप नहीं चाहेंगे कि जहाँ पर दिल चाहे आप उड़ जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर बाइक के अंदर, हर गाड़ी के अंदर ये ऑप्शन होने चाहिए कि पंख लगवा दिए जाए, वहाँ पे अपना फैन ऑन करें और फ्लाई कर जाए। और फिर उसके लिए जी आपको हेलीपैड्स की भी जरूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको लैंड करना होगा। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। इंट्रोड्यूस होंगी तो छतें ही ऐसी बनेगी मेरे ख्याल में जहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। दुरुस्त जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बेटियों की, बहनों के जो जायदाद के अंदर हकूक हैं वो क्या हैं और विरासत में उनका कितना हक बनता है, किस तरह से वो अपना हक हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान का कानून इस पर क्या कहता है, एक ब्रेक के बाद आपको बता देंगे। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ा ही अहम मामला है नाज़रीन, और ये मामला है पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत में हक ना मिलने का। एक अलमिया इसे कहेंगे, बहुत बड़ा समाजी मसला बन चुका है। कहीं भाई विरासत में बहनों का हक खा जाता है और कहीं बहनें खुद छोड़ देती हैं। तो असल में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इस पर रोशनी डालेंगे नसीर अहमद कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून, आपको वेलकम कहेंगे कंबो साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले तो ये बताइए कि दीन इस्लाम क्या कहता है, फिर आते हैं पाकिस्तान के कानून की तरफ और मुख्तलिफ कंडीशंस की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई इस अहम टॉपिक पे जो है वो मुझे इनवाइट करने का। और ये वो टॉपिक है जो माशरे में कल्चरली प्रैक्टिस है कि ख़वातीन को या बच्चियों को हिस्सा नहीं दिया जाता और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको जो है उनसे हिस्सा जो है उनका सरेंडर करवा लिया जाता है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि विरासत वो कुरान करीम के अहकामात हैं। सूरह निसा में आयत नंबर 4 और 11 में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि विरासत जो है, जो शेयरर जो हैं, जो ब्लड रिलेशन है, उनको उनका हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। अगर आप माशरे के लिए ये पैगाम है कि अगर हम कुरान करीम के मुताबिक दिए गए अहकामात के मुताबिक विरासत में हिस्सा नहीं देते तो हम एक तरह से जो है वो कुरानी अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। रेशो क्या बताई गई है? रेशो इसमें यह है कि अगर कोई फौत हो जाता है शख्स तो उसकी बेवा का 1/8 हिस्सा होता है और उसके जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हयात हैं, तो उनका 1/6 होता है। और इसी तरह अगर उसके बेटा और बेटी हयात हैं तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि अगर फौत होने वाला जो मुतवफ़ी है उसकी औलाद नहीं है, फ़र्ज़ करें, तो फिर उसकी जो है वो बेवा को 1/4 जाएगा और उसके पेरेंट्स जो हैं उनको 1/3 जाएगा। इसी तरह वसीयत के बारे में मैं आपको बताऊं कि वसीयत जो है वो मोहम्मदन लॉ के तहत जो है वो शरा के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन आप 1/3 शेयर से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। अच्छा, वालिद, अगर आपने कहा कि अगर वालिद हयात नहीं है, जाते वक्त कोई वसीयत कर गया है, तो क्या वो अपनी पूरी जायदाद से बेटी को या बेटे को बेदखल भी कर सकता है कि वो ये कह जाए कि मैंने बेटी को जायदाद नहीं देनी, मैंने जो देना था शादी के वक्त दे दिया, इसके अलावा बेटी का जायदाद में से हक या हिस्सा नहीं बनता? देखिए, बात यह है कि वसीयत का तो लॉ है ना कि 1/3 से ज्यादा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अगर और ये लॉ भी है और शरिया भी है, शरिया भी यही है। लेकिन अगर आप वसीयत में 1/3 से ज्यादा करेंगे तो वो जो बाकी वारसान है उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर बेदखल कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो बेदखली वाली बात है ना, मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है ना वो अपने किसी बच्चे को या बच्ची को बेदखल कर देता है कि जी ये मेरा नाफरमान है, मैंने इसको हिस्सा नहीं देना, लेकिन जब वो शख्स फौत हो जाता है तो उसका जो बेदखल किया हुआ जो बच्चा है वो उसी तरह उसका शेयर होगा जिस तरह बाकियों का है। तो ये जो बेदखली वाला कंसेप्ट है या आग कर देने वाला कंसेप्ट है, इसमें कोई कानूनी फोर्स नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बेदखली वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से कि भाइयों के हक में बाप ने वसीयत लिख दी हो कि ये मेरे बेटों का है, मैंने जहेज की मद में या अपनी बेटी को रुखसती के वक्त जो देना था वो मैं दे चुका हूँ, उसका हक अब भाइयों के पास जो जायदाद मौजूद है या मेरा जो विरासत है उसमें से नहीं बनता। एक और चीज़ भी है कि अगर सिर्फ एक बंदे की सिर्फ बेटियां हैं और बेटा नहीं है, उस सूरत में कहा जाता है कि जो उसके भाई, चचेरे, ममेरे या कोई इस तरह का ब्लड रिलेशन है उनको जाता है, बेटी को वही हिस्सा मिलता है जो आपने बताया कि दूसरा अगर बेटा है तो फिर उसको दूसरा हिस्सा। तो उस वक्त में क्या तकसीम है, इस पर मजहब हमारा? पहली बात तो ये बताऊंगा कि जब विरासत की तकसीम होती है तो मोहम्मदन लॉ के मुताबिक होती है और मोहम्मदन लॉ में हमारे पाकिस्तान में 2 सेक्ट हैं, शिया
और सुन्नी सेक्ट। तो उसके हिसाब से विरासत की तकसीम ऐसे है कि अगर सुन्नी लॉ के मुताबिक बेटियां हैं, मतवफ़ी की बेटा कोई नहीं है, अगर एक बेटी है तो उसको 1/2 मिल जाएगा, और अगर 2 बेटियां हैं तो उनको 2/3 मिल जाएगा, और इसी तरह शिया लॉ में अगर बेटियां हैं तो उनको सारा मिल जाएगा, और बाकी जो हिस्सा है, फर्ज करें बेटियां हैं बेटा नहीं है, तो वो जो मरहूम है उसके वालदैन को जो है एक तो बतौर शेयरर 1/6 चला जाएगा, और दूसरा एज अ रेजिडेंटरी उसको हिस्सा जो है वो चला जाएगा जो उसका ये, लेकिन है सुन्नी लॉ के मुताबिक। शिया लॉ के मुताबिक सारा जो है वो बेटियों को जाता है। ये सुन्नी लॉ में थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कीजिएगा कि आपने बताया कि अगर सिर्फ बेटियां हैं तो 2/3 जाएगा, अगर बेटियों एक से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 जाएगा। अच्छा, और जो बाकी जायदाद जो है एक तो 1/6 जो है वो वालदैन को गया, उसके अलावा जो है उसके वारसान उसके वालदैन बनेंगे, और उसके बाद बाप के जो भाई और बहनें हैं वो बनेंगे, लेकिन ये सुन्नी लॉ के मुताबिक है। लेकिन शिया लॉ के मुताबिक जो है वो सारा बेटियों को हिस्सा। अच्छा, अब अगर कोई हथियार लेता है, जिस तरह से भाई बाज़ौकात ये होता है कि ज़बरदस्ती जायदाद हड़प लेते हैं बहनों का, उनका हक नहीं देते, और एक केस में ये भी होता है कि बहनें खुद से गिफ्ट कर देती हैं, इस सूरत में लॉ और शरिया दोनों क्या कहते हैं? देखिए, जो आप हथियाने के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं, जब बहनों से शेयर जो है उनका सरेंडर करवाया जाता है तो गिफ्ट के तौर पे करवाया जाता है, या तो बाप के मरने से पहले वो गिफ्ट जो है वो मोहम्मदन लॉ गिफ्ट करने की इजाज़त तो देता है, लेकिन वो गिफ्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? प्रपोजल होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन होनी चाहिए। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट का पूरा होना जरूरी है। और तीसरा, ऐसे केसेस जहां पे हिबा प्रॉपर्टी बेटियों को महरूम करके बेटों को की जाती है, तो ऐसी सूरतों में अदालतें जो हैं वो ऐसे हिबा नामे जो है उनको कैंसिल कर देती हैं, सेट असाइड कर देती हैं, और अदालतों के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे साहब का चीफ जस्टिस जो गुजरे हैं पीछे, काजी फाइज ईसा साहब, उनके मैंने पिछले साल 3-4 ऐसे फैसले पढ़े हैं कि बेटियों को जब आप वरासत से बाद का बेटियों को आप सेटल कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, अब आपको दे देते हैं, आप हमारे नाम ट्रांसफर कर दें, या किसी को आगे फरोख्त कर देते हैं, पैसे खुद ले लेते हैं और फिर उनको उनका हिस्सा नहीं देते। अच्छा कमर साहब, एक और चीज़ भी है जहां पर बेटियों को बेदखल नहीं भी किया जाता, बेटियां अपनी रजामंदी से, भाई नहीं छीन रहे, बेटियां अपनी रजामंदी से, बहनें अपनी रजामंदी से अपने बाप के भाई के हक में फैसला दे देती हैं कि ये उसी की प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बाद में उसके जब बच्चे हैं, माँ मरने के बाद क्या वो क्लेम कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात माँ ने तो छोड़ दी थी। अदालतों ने बड़ा वाज़ेह जो है वो अपने फैसलों में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये जो सरेंडर किया जाता है ना, ये सरेंडर करने के ट्रेंड की हौसला शिकनी की है, और अदालतों ने यहाँ तक ऑब्जर्व फरमाया है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि भाई ने बहन के हक में सरेंडर किया हो? हमेशा यही देखा है कि बहन भाई के हक में सरेंडर कर रही है, तो इसका मतलब है वो सरेंडर जो है वो किसी क्वेश्चन के ताबे है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ताबे है, या उसका सोशल बाइकआउट उसको होता है कि वो एलैबोरेट थोड़ा सा कीजिएगा। एक तो ये सवाल कि बहन की वफात हो गई, उसने सरेंडर कर दिया था, क्या उसके बच्चे दोबारा से क्लेम कर सकते हैं? और वही सवाल इसके साथ ये भी जोड़ लीजिए कि अगर एक बहन को दबाव के तहत सरेंडर करवा दिया या उसने गिफ्ट कर दिया और बाद में उसको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर वो क्लेम कर सकती है? ये दोनों कंडीशन जरा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ऐसी ट्रांजैक्शन में अगर आप सरेंडर कर देते हैं, हिबा नामे के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या आप सेल डीड के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या पावर ऑफ अटर्नी के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या आप इंतकाल नाम करवा देते हैं, एक तो वो बेटी जो है अपनी ज़िंदगी में भी उसको चैलेंज कर सकती है, और इसी तरह अगर उसके बच्चे हैं, वो खातून फौत हो गई है, तो वो इस चीज़ पे चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी वालदा ने जो है इनके नाम अगर की थी तो इस कमिटमेंट के ताबे की थी, या हमारी वालदा जो थी इन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे, आप हमारे नाम करवा दें। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बेस्ड ऑन मैलाफाइडी हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉड हो, क्वेश्चन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शनें अदालतों में चैलेंज की जा सकती हैं। और अदालतों ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व फरमाया कि ऐसी ट्रांजैक्शनें जो फ्रॉड पे बेस होती है उनके लिए लिमिटेशन भी कोई नहीं है, आप अदालत में आके मुतमिन करें, बताएं, तो ऐसे केसेस जो है वो अदालतें एंटरटेन कर लेती हैं। अच्छा कमर साहब, एक और चीज़ भी है जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, ये उसी का तसलसल है कि अगर कोई एक, सारे बच्चे, माँ बाप भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं और तमाम बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप किसी एक की तरफ ज़्यादा ही कुछ मोहब्बत का इजहार करते हुए उसके नाम सारा कुछ कर जाते हैं, तो क्या उनके मरने के बाद तमाम बहन भाई जो बाकी बच गए हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, विरासत? देखिए,
और माँ बाप लिख के चले गए हैं। जी देखो, वो लिखा हुआ जो है ना वो अदालतों में चैलेंज होगा, ठीक है, और वो चैलेंज हुआ लिखने के तरीके हैं या गिफ्ट के जरिए होगा या उसके नाम सेल डीड करवा देंगे। गिफ्ट में 3 इंग्रेडिएंट पूरे करने होते हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सेल डीड में आपने उसके जो है वो आसान आपने लफ्जों जिस में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता देना कि क्या जो भाई बाकी बहन भाई हैं उनकी मंजूरी जरूरी है कि जी ये बाप हमारा दे रहा है किसी एक को तो वो दे सकता है, क्या जरूरी? इस्लाम शरा और कानून इस चीज़ की हौसला अफजाई करता है कि जो भी शेयर कुरान करीम के मुताबिक सूरह निसा में जो निसाब बताया गया है उसको फॉलो किया जाए। लिहाजा अगर बाप दीगर वारसान को महरूम करके अपनी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम करता है, अगरचे चीज़ें ट्रांजैक्शनें अल्टीमेट कानून की कसवटी पे परखी जाती हैं, लेकिन अदालतें इस अमर को बड़ा अप्रिशिएट करती है कि इसमें शरी वारसान को महरूम किया गया है, तो लिहाजा अदालतें जो हैं वो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है। और यहाँ तक मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले देखे हैं कि अदालतें एक तो ऑर्डर करती है कि इनको इनका हिस्सा दें, दूसरा अदालत हैवी कॉस्ट करती है कि आपने इतने साल इन जो शरी वारसान थे इनको आपने हैंग किए रखा, लटकाए रखा, और यहाँ तक अदालतें फरमाती हैं कि आप इनके जो जितनी लिटिगेशन पे खर्चा आया है वो भी दें, और साथ अदालतें मींस प्रॉफिट के तौर पे जो आपने प्रॉपर्टी से जितने साल अपने पास प्रॉपर्टी रखी उससे जो बेनिफिट जुर्माना उसका भी हिस्सा दें। अच्छा कम्बो साहब, एक और कंडीशन, हम आगनामे की बात कर रहे थे, अगर कोई वालिद किसी भी वजह से अपने बच्चे को आग कर देता है, अखबार में इश्तिहार भी छप गया, अब उनकी ज़िंदगी में, अपने वालिद की ज़िंदगी में वो बच्चा अपनी जायदाद या विरासत क्लेम कर सकता है, कोर्ट और जा सकता है। उनकी वफात के बाद भी दोनों सूरतों में क्या चांसेस होंगे उसके हक में फैसला आने के? पहली बात तो ये है कि विरासत हमेशा जो है वो डेथ के बाद क्लेम की जाती है। ठीक है, उनकी जिंदगी में आप क्लेम नहीं कर सकते। मालिक है, उसको इख्तियार है वो किसी को दे ना दे, वारसान में से किसी को दे ना दे, किसी को अलहदा बाहर फरोख्त कर दे। लेकिन जब बाप फौत हो जाता है या कोई भी प्रॉपर्टी का जो मालिक फौत हो जाता है तो उसके वारसान विरासत उसके मरने के बाद क्लेम करते हैं। अच्छा, अगर एक प्रॉपर्टी बाप के नाम है, चाहे उसने बेटे को आग कर दिया, अखबार में निकलवा दिया, तो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी बाप के नाम है, कल को वो बेटा जो है जिसको आग भी किया है वो उसी तरह शेयरर होगा जिस तरह बाकी बहन भाई शेयरर हैं। तो इसलिए जो आगनामे वाला कॉन्सेप्ट है ना हमारे माशरे में, ये चीजें हम समझते हैं कि शायद आग कर दिया तो शायद हिस्सा सरेंडर हो गया, ऐसा होता नहीं। अच्छा कमर साहब, अब एक बंदे की 2 शादियां हैं, उसके 2 बीवियों में से बच्चे हैं, तो वो किस तरह से तकसीम होगा? दोनों बीवियों को भी हिस्सा जाएगा, वालिदैन को भी जाएगा, और फिर अगर एक बीवी में से औलाद नहीं है या दोनों की औलाद है तो उनको किस तरह से शेयर जाएगा? देखिए, 2 बीवियां जो है ना, बीवियां 4 तक तो इस्लाम इजाजत देता है, अगर 4 भी बीवियां हो तो बीवियों का जो 1/, बेवा का 1/8 शेयर है वो 1/8 ही चारों में तकसीम होगा। इसी तरह जो औलादे हैं उनकी वो भी इसी तरह होगा कि अगर दोनों बीवियों में से 4 बेटे हैं तो चारों के 8 हिस्से हो गए, और दोनों बीवियों में से 4 ही बेटियां हैं तो 4 हिस्से एक उनका हो गया। तो रेशियो वही होनी है, चाहे बीवियां 1 हो, 2 हो, 3 हो। लॉ इसमें ये तो नहीं कहता कि इसको बराबर में तकसीम करके एक उस बीवी के बच्चों को दे दिया जाए, चाहे उसके पास सिर्फ बेटियां हों या इसके पास सिर्फ बेटे हों? क्या इस तरह की भी कोई तकसीम के हवाले से? जो सूरह निसा में शेयर की तकसीम बताई गई है ना, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बेवा के लिए और मरने वाले के वालिदैन के लिए, एक शादी हो या जायद हो, वही रेशो वही और हिस्सा वही मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ जब शिया लॉ में हम आते हैं तो चेंज हो जाती है कि जहाँ पे बेटियां ना हो, जहाँ पे बेटियां ही हो तो वो बेटियों को सारा चला जाता है, लेकिन सुन्नी लॉ में जहाँ बेटा ना हो तो बेटियों को 1 बेटी है तो आधा हिस्सा, 2 है तो 2/3 बाप को या बाप के वारसान को जाएगा। अगर बेटे ने या बेटी ने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को कोई चीज तोहफे में लेकर दी है कि ये उनकी है, तो क्या वो वालिदैन की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी? वो उसी तरह से तकसीम होगी जिस तरह से सारे बच्चों को वालिदैन की प्रॉपर्टी तकसीम होनी थी विरासत, या फिर वो उस बेटे को वापस भी की जा सकती है? वो उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। अगर तो बाप अपनी ज़िंदगी में वो बेटे ने तोहफा दिया कि बाप समझता है कि ये मेरे बेटे ने मेहनत की है, ये मुझे बाप समझते हुए, इज्जत देते हुए इसने मेरे नाम लगवाई है, तो वो आप या तो अपनी ज़िंदगी में वापस कर दे, या अगर वो बाप फौत हो गया तो वो प्रॉपर्टी बतौर वारिस सब में तकसीम होगी। लेकिन बेटे के पास चॉइस है कि वो एक दावा होता है बेनामी का, कि वो दावा दायर करे कि इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, ये वसाइल मैंने अपने सर्व किए थे, मैंने अपने बाप को इज्जत देते हुए उसके नाम करवाई थी, तो लिहाजा वो बेनामी ऑनर था, तो लिहाजा अब ये प्रॉपर्टी मुझे वापस की जाए। साहब, एक और कंडीशन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके हवाले से क्या? इसी तरह ये तो थी बाप के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी विरासत जो है किस तरह से जाती है, अगर माँ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी विरासत किस तरह से जाती है? देखिए, चाहे बाप है या माँ है,
इसी तरह से विरासत equally अगर divide हो- देखिए फर्ज करें, अगर पहले हमने बात बाप के हिसाब से की है ना, अब माँ के हिसाब से करेंगे, तो अब जो बाप है बच्चों का, उसको माँ को बतौर बेवा 1/8 मिलना था, बाप को बतौर जो है वो बाप यानी उस अपनी बीवी की प्रॉपर्टी में से 1/4 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बीवी की प्रॉपर्टी में से भी शौहर को हिस्सा शौहर जाएगा? को 1/4 मिलेगा और शौहर की प्रॉपर्टी से बीवी को 1/8 मिलेगा। अच्छा, ये तो अगर हमारे बचेगा- नॉलेज में ही नहीं था कि बीवी भी हिस्सा देती है। बिल्कुल, देखें प्रॉपर्टी जो होती है ना, विरासत, माँ और बाप, प्रॉपर्टी बच्चों को माँ की तरफ से भी आ सकती है, बाप की तरफ से भी आ सकती है, तो उस प्रॉपर्टी में से बच्चे शेयरर होते हैं और इस तरह बीवी ठीक है, फौत कमरू साहब, होगी एक और सवाल तो बाप एक और होगा। सवाल। और अगर अच्छा, अगर बीवी के वालदैन है, फर्ज करें अगर प्रॉपर्टी बीवी के नाम है, तो बीवी के वालदैन को जाएगा उसी तरह जिस तरह बाप के वालदैन को जाता है 1/6। तो इस तरह जो है वो प्रॉपर्टी बच्चों को हमेशा माँ या बाप दोनों की दे तरफ सकते से हैं, हो, ठीक तो है। विरासत का वही कमरू साहब लागू होगा। अब कंडीशन ये है कि अगर एक शख्स की औलाद नहीं है, उसने अपने भाई से उनके पास बच्चे थे, उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चा अडॉप्ट किया है, उसको अपनी विरासत में शामिल किया, अपना शनाख्ती कार्ड उसके अपने नाम से बनवाया, अब वो क्लेम जब करेगा उनकी वफ़ात के बाद या उनकी हयात में, वो वारिस किसका होगा, जिसने पाला या जिसने पैदा किया, देखिए इसमें या दोनों का? इसमें कानून और शरीयत बड़ी वाज़ेह है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट वल्दियत के खाने में आप बतौर बाप उसका नाम नहीं लिख सकते। विरासत अगर आप करेंगे तो गुनाह है। अच्छा, अगर ऐसी विरासत अगर आप वल्दियत के कॉलम में उसका नाम लिख लेते हैं, वो आपका बेटा है, तो विरासत उसके नाम होगी, तो फिर उसके जो बहन भाई हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे भाई का बेटा नहीं है। वो फिर अदालतों में चीज़ें चैलेंज होती हैं और चैलेंज होने के बाद इसलिए, लेकिन वो क्लेम किसका करेगा, पालने वाले वालिद का या पैदा करने वाले का? देखिए जो या दोनों का? जो पालने वाला वालिद है ना, पालने वाला वालिद उसका रियल वालिद नहीं है। कानून अडॉप्ट करने की इजाजत देता है, तो कानून और शरअ ये कहती है कि आप वल्दियत विरासत में हिस्सेदार नहीं बनाता लिख सकते हैं। लेकिन जब आप वल्दियत के खाने में लिखेंगे तो वो वारिस बन जाता है, लेकिन फिर बाद में चीजें चैलेंज हो जाती है कि ये वारिस नहीं है, ये तो अडॉप्ट किया हुआ क्लेम कर है। सकते हैं, उसके उस बाप के बहन भाई क्लेम कर सकते हैं कि इसकी तो अपनी कोई औलाद नहीं है, ये हिस्सा हमें जाता है। इसी तरह होता है ना कि जब किसी का बच्चा होता है, वो ले पालक लेते हैं, ले पालक बच्चा लेने के बाद उसको वल्दियत के कॉलम में नाम लिखवा लेते हैं। लोग बाप की जगह पे बेटा बन के सरकारी नौकरियां भी ले लेते हैं, बेटा बन के उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो भी बतौर विरासत ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन फिर बाप के जो बहन भाई होते हैं या माँ बाप, वो कहते हैं कि ये तो बेटा हमारे बेटे का है ही नहीं, ये तो अडॉप्टेड चाइल्ड था, तो लिहाजा ये विरासत नहीं ले सकता। तो विरासत जो है वो हमारी बनती है, फिर डिस्प्यूट पैदा होते हैं। लेकिन और कानून और शरअ जो है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड को वालिद के नाम के साथ। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बेटी अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहती और हमारे दीन ने उसको हक दे दिया है, तो वो क्या अदालतों में जाए अगर बहन भाई माँ बाप नहीं दे रहे? अब पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि इसकी बाबत लॉज में बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब अगर हमारे जो है वो ख़वातीन अगर प्रॉपर्टी है, आपकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, वो आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी की बाबत जो है वो पंजाब इमूवेबल पार्टीशन प्रॉपर्टी एक्ट 2012 है, उसमें वादे लिखा गया है कि अगर आपने हिस्सा लेना है, आप शेयरर हैं, तो आप अपना वो केस दायर करें, 6 महीने में अदालतें उसका फैसला करके शेयर देंगी। इसी तरह 2021 में एक लॉ बना, उसमें जो था वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2021 है, जिसमें वफाकी मुतसब को ये इख्तियार दिया गया है कि कोई खातून उसकी प्रॉपर्टी वरासती है या वैसे किसी ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो मुतसब की अदालत में वो केस दायर करेगी, दूसरी पार्टी को बुलाएगी और बुलाने के बाद जो है वो डीसी को हुक्म करेगी कि इनका हिस्सा इनको लेके दें। तो ये समरी ट्रायल है और खवातीन को अपने हकूक और कवानीन की बाबत आगाही होनी चाहिए। आगाही होनी चाहिए। तीसरी बात, पाकिस्तान पेनल कोड में इसको 498 अफेंस डिक्लेयर किया है। बहुत शुक्रिया, और 10 साल सजा जो है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है। और मुख्तसर किस्सा ये है नाज़रीन कि अल्लाह ताला के कानून पे अमल करके ही आपकी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप जवाब। और जो जिसका हक है उसको दबाने की कोशिश ना कीजिए, जो जिसका हक है उसको अदा करके अपनी आखिरत भी संवार लीजिए और अपनी दुनिया भी संवार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए टॉम क्रूज की, जॉनी डेप की। लेकिन आपको पता है कि इनसे भी ज़्यादा दौलत कमाने वाले अदाकार कौन है जनाब? और वो हैं हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मकबूल अदाकार जॉनी डेप। अच्छा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इस वक्त जी। हमें यही लगता है कि ये अदाकार सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अदाकार
जॉनी और टॉम नहीं बल्कि कोई और है जनाब। तो गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये सुपरस्टार्स हैं जो कि मंजर पर छाए हुए हैं और हमें नज़र भी आते हैं। करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं ये, और इनका नाम है सैमुअल एल जैक्सन, जिनकी उम्र है 76 साल और वो अब हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अदाकार बन चुके हैं। और अगर हॉलीवुड में कमाई को कामयाबी का मैार माना जाए तो अच्छा, अगर खूबसूरती को देखिए अब ये खूबसूरती वाली बहस थोड़ी सी बायसनेस हो जाती है, लेकिन अब जो अफ्रीकन्स हैं अफ्रीकन्स हैं उनके लिए ये खूबसूरत है। इस पे हम अपनी राय नहीं दे सकते क्योंकि उनका क्राइटेरिया। लेकिन बहरहाल जी ये सबसे ज़्यादा अमीर तरीन अदाकार कहलाए जाते हैं क्योंकि जैक्सन सबसे ज़्यादा इस वक्त पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 66 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया है, जिनकी मजमूई बॉक्स ऑफिस कमाई जो थी वो 14.6 बिलियन डॉलर्स थी। तो वाह, क्या कमाई कर रहे हैं वो। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मालदार अदाकारी बन चुके हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी डीप सीक की, जिसने तहलका मचा दिया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके स्टॉक मार्केट्स हिला दी हैं और अभी ये आगाज़ है, अभी ये शुरुआत है। अमेरिका भी बौखला कर रह गया है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया की। मसनूई ज़हानत के चीनी मॉडल डीप सीक को सबकत हासिल हो गई है। आते ही उसने तहलका मचा दिया है। 10 जनवरी को लॉन्चिंग हुई और अभी से चैट जीपीटी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, सभी की जो इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको कह दिया कि जी होश के नाखून लो, अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा। दुरुस्त जी, चीन की एक छोटी सी कंपनी ने मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग के मैदान में वो तहलका मचाया है कि इस वक्त पूरा अमेरिका हिलकर रह गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां जनाब, तो इस पर ही हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कमल चीमा साहिबा मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट। तो इन्हीं से जान लेते हैं। कमल चीमा साहिबा, ये डीप सीक है क्या बेसिकली, जो चाइना ने इस वक्त पूरी दुनिया पे तहलका मचाया हुआ है? जी, डीप सीक जो है वो एक चैटबॉट है, चैट जीपीटी जैसा, जिसने बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर चैट जीपीटी ओपन एआई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए और बहुत सारी जो जीपीयूज होते हैं एनवीडिया एक कंपनी है जो कि जीपीयूज बनाती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कंप्यूट होता है, स्टोरेज होता है, जिससे एआई का ये इस तरह का चैटबॉट बनता है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं। तो डीप सीक ने सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन के अंदर उतना ही तकरीबन उसी तरह का एक चैटबॉट बना दिया है। सिर्फ ये कि उसके पास थोड़ा डेटा कम था। जैसे चैट जीपीटी कह लें कि अगर 15 साल बच्चा है तो डीप सीक जो है वो 6 साल बच्चा होगा। उसी लेवल की इंटेलिजेंस है, उसी लेवल की। अच्छा कमल, ये कहा जा रहा है कि जी मैथमेटिक्स में, रियाजी में जो उनकी सलाहियत है जवाब देने की, वो चैट जीपीटी से भी बेहतर है। तो इतने कम सरमाए के साथ इतने जल्दी ये टेक्नोलॉजी अभी तो समझने के आगाज़ है। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पहलू है वो ये कि जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं चैट जीपीटी के, उसमें आपको पे करना पड़ता है और ये सबके लिए फ्री है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको नुमाया करती हैं और इसी वजह से इतना ज़्यादा उसको पज़ीराई मिल रही है? सॉरी, ना कि ये सब ना ही कि ये सिर्फ फ्री है, इसका उन्होंने जो पूरा पीछे सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब आप कोई भी जाके जो पीछे उसके प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि वो किस तरह बना है और उस पर कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग करके अपने चैटबॉट्स भी बना सकता है। सो उन्होंने सिर्फ ना कि ये सिर्फ फ्री में अवेलेबल कर दिया है, बल्कि उसको ओपन सोर्स कर दिया। जैसे इतनी बड़ी तब्दीली है, अपने जो राज थे जिसको कोई बताता नहीं है उसको भी अफशा कर देना और लोगों के लिए रहनुमाई भी करना। तो ये इसके ऊपर तो अमेरिकी सदर भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा है कि आपको जाग जाना चाहिए हमारे इंजीनियर्स को। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है इस इंट्रोडक्शन के बाद? बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और ये इसलिए क्योंकि पहले जो इस तरह की कुछ कंपनीज होती थी, एलिटिस्ट होते थे, वो प्रॉफिट करते थे इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे। चाइना की इस डीप सीक ने वो सारे राज खोल के रख दिए, विच मीन्स के अब ये कोई सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या थोड़ी कोई 2-3 कंपनीज नहीं इस पे प्रॉफिट कर सकती। ये जो एआई टेक है या एआई रेवोल्यूशन है, इस पे कोई भी जाके
इसके कोड को एक्सेस कर सकता है, इसके ऊपर अपनी चीजें बिल्ड कर सकता है। तो दुरुस्त। ये बिल्कुल लेटेस्ट कराएगा। अच्छा, मैं आपको पुराने जमाने की एग्जांपल दूं। कमल साहिबा, अमेरिका ने ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही ये फौरन से पहले कहा था कि अब जो है वो बंद होने जा रहा है वहाँ पर टिकटॉक। तो क्या चाइना ने ये बदला लिया है? GPT चैट जो जिस तरह से उन्होंने बनाया और डीप सीक जिस तरह से उन्होंने बना के फौरन से पहले एक तहलका मचाया, और इससे पहले हम देखें तो ब्लूमबर्ग भी ये कह चुके हैं कि वॉल स्ट्रीट को $1 खरब का नुकसान हो चुका है। तो आने वाले दिनों में तो फिर मजीद नुकसान पहुंचेगा अमेरिका को। तो क्या ये एक बदला ही था चाइना की तरफ से? देखिए, एनवीडिया को $593 बिलियन का गालिबन नुकसान हुआ था कल तक। थोड़ा सा अभी आज रिकवर किया है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई थी, तो लोगों ने दोबारा उसको कम प्राइस पे बाय करना शुरू किया है। मगर ये एक चीज सेट हो गई है कि इतना ज्यादा कंप्यूट स्टोरेज पावर नहीं चाहिए जितना कि कहा जा रहा था एआई की इस तरह की कैपेबिलिटी बनाने के लिए, जिस तरह के कहा जा रहा था। ये चाइना ने प्रूव कर दिया है, ठीक है, या इस कंपनी ने प्रूव कर दिया है। तो ये एक रेस है, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में दो सुपर जायंट्स के दरमियान एक रेस लगी हुई है, यूएस और चाइना, ठीक है। और यूएस ने सबकत ले ली थी। लोग समझ रहे थे कि यूएस ने, देखिए 5G में चाइना ने सबकत ले ली थी, ठीक है। 5G में बहुत आगे निकल गया था और इस वक्त यूएस बहुत पीछे था। और मुझे ये याद है कि हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहां पे कहा जा रहा था कि 5G को ये कहा जाए कि 5G मुज़र सेहत है, ताकि लोग उसको अडॉप्ट कम करें। अच्छा, ये एक इसकी नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो कमल साहब साइबर हमलों का आगाज हो चुका है इस पे, तो क्या थ्रेट्स भी हैं और क्या इससे कोई नुकसानात भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, मैं पहले अपनी पहली वाली बात थोड़ी सी खत्म कर दूं कि एआई में अमेरिका ने सबकत ली थी, वेस्ट ने सबकत ली थी, इसलिए क्योंकि एआई ने एनवीडिया बैन कर दिया था। चाइना में सेल नहीं हो सकता, एनवीडिया चाइना में खरीदा नहीं जा सकता, पाकिस्तान में भी नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ये उनको ये डर है कि पाकिस्तान से ना खरीद के वो चले जाए। तो इसलिए एआई में सबकत ले ली थी। कुछ अगर आप मुझसे महीना पहले पूछते तो मैं कहती कि एआई में यूएस बहुत आगे है और चाइना एटलीस्ट 2 साल पीछे। मगर ये अभी चाइना ने प्रूव कर दिया है कि बहुत कम, मतलब एनवीडिया की इतनी जरूरत ही नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर इस तरह का चैटबॉट बन सकता है। उसको ओपन सोर्स भी कर दिया, ठीक है। अच्छा कमल साहब, हम कहाँ पर खड़े हैं? हम इस टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ये तो दो बड़े पावर्स का मुकाबला आपस में हम देख रहे हैं। पहला जवाब मुकम्मल करते ही प्लीज इसके बारे में बताइएगा कि हम कब तक ये टेक्नोलॉजी अपने पाकिस्तान में देख रहे हैं? देखिए, जो पहली उन्होंने कहा कि एआई थ्रेट बन सकता है, पूरे कैंप्स हैं दुनिया में जो कि कहते हैं कि एआई जो है वो डिपेंडिंग ऑन, और इसी वजह से एआई की रेस लड़ रहे हैं लोग कि क्या उसका एल्गोरिथम है, डिपेंडिंग ऑन दैट एआई कुड आइदर बी वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटी और इट कुड बी वेरी बैड फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि एक वक्त आएगा कि एआई ह्यूमैनिटी के जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी आगे निकल गए, ठीक है, ऑलरेडी आगे निकल गए, मगर क्योंकि उसके पास कॉन्शियस नहीं है, उसके पास कॉन्शियस नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है, तो फिलहाल वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करता, मगर इंसानों की जो कुछ चीजें हम कर सकते हैं वो बेहतर हमसे कर सकता है। मगर हम ही को उसको इस्तेमाल करना होता है, उसे लेवरेज करना होता है। वो अभी सेल्फ पोर्टेंट नहीं हुआ, मतलब वो ये नहीं हुआ कि वो सेल्फ कंट्रोल पे नहीं अभी आया। तो ये कैंप्स हैं दुनिया में जो कि कहते हैं कि जिसने भी इसमें सबकत ले ली वो दुनिया में सबकत ले लेगा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कमल साहिबा, हम तो बहुत पीछे हैं, हमारा तो इंटरनेट की मुश्किलात हमें दरपेश हैं फिलहाल, तो हम तो फिर इसमें बहुत पीछे हैं। हम वाकई इसमें बहुत पीछे हैं और हमें इसमें, मैं बारहा कहती रही हूँ, हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके एआई को आर्म करना चाहिए। देखिए, डीप सीक जो बना है वो सिर्फ चाइनीज लोगों ने बनाया है, कोई उसमें वेस्टर्न ब्रेन नहीं आया, कोई वेस्टर्न स्किल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। वो चाइनीज यूनिवर्सिटी से एआई के एक्सपर्ट्स को, एआई के जीनियसेस को, बच्चों को जो कि एआई पढ़ रहे थे चाइनीज यूनिवर्सिटीज में, उन्हीं को लेवरेज किया गया है। अच्छा, एक तो चीज़ है, हमें स्किल पे बहुत जोर देने की जरूरत है, और दूसरा हमें जो है वो इस वेव को मिस नहीं करना चाहिए। वी शुड राइड द एआई, नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ पहले मिस किया। अगर इसके फीचर्स की बात करें डीप सीक के, तो उसमें कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल्स को तो ये फ़ायदा दे सकती है लेकिन प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। तो क्या ये हकीकत है? और जिस तरह आप भी अपनी एक कंपनी रन कर रही हैं, तो क्या इस तरह कोई प्रोफेशनली भी इससे मुस्तफीद हो सकता है? बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस और चैट जीपीटी में डिफरेंस सिर्फ डेटा का है,
और वो डेटा का डिफरेंस इसलिए कि उसने 7 साल हो गए हैं उसको कि वो डेटा लर्निंग और मशीन लर्निंग में उसको डेटा मिल रहा है। डीप सीक के पास अभी उस लेवल का डेटा नहीं है। एनालिटिक स्किल्स उसी तरह के हैं, बाकी उसकी उसकी जो इंटेलिजेंस है कह लें वो उसी तरह की है। जब उसके पास भी वो उस तरह का डेटा आ जाएगा तो फिर वो ये सब कुछ कर सकेगा जो चैट जीपीटी अच्छा कर कमल सकता है। साहिबा, आप भी क्योंकि अपनी एक आईटी चेन चला रही हैं, तो क्या आपने जिस तरह से कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, क्या आपने कोई प्रपोजल भेजा हो गवर्नमेंट को इस हवाले से? जी, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं और मैं इस पे हर लेवल पे ये कहती रहती हूँ और बहुत प्रोग्राम्स में भी ये कह चुकी हूँ कि एआई समथिंग वी शुड एब्सोल्युटली फोकस ऑन। अभी तो B2C एआई हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं, चैट बॉट्स, ये B2C एआई है, मगर B2B एआई के अंदर एक रेवोल्यूशन अभी आ रही है, आ जाएगी और उस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज निकल सकती हैं जो कि B2B एआई, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को, हेल्थ को, रियल एस्टेट को, रिटेल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है एआई। अच्छा, ये डीप सीक्स और इस जैसी और भी जो इजादात हैं उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तानियों के लिए इंडिविजुअली क्या क्या आप देखती हैं कि रास्ते हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए पहली तो जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत यंग पॉपुलेशन है, एक थ्राइविंग पॉपुलेशन है। अगर हम इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली स्किल कर दें, पुराने ज़माने में ये होता था कि जब अपनी इकोनॉमी बढ़ाते थे तो आप जाके कहीं पे जंग करते थे, वहाँ से आप उनके लोग लेते थे, वहाँ से आप उनका लैंड लेते थे, उनकी रिसोर्सेज लेते थे। अब तो ऐसा नहीं होता ना। तो अब तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लोग, मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और क्वालिटी ऑफ लैंड बेहतर करें। तो क्वालिटी ऑफ पीपल बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप उनको स्किल करें, और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का स्किल है और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल है वो देने की जरूरत है। फिर पॉलिसीज वो लाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, ब्रांड पाकिस्तान का बनाने की जरूरत है पूरी दुनिया में, टेक डेस्टिनेशन जैसे कि बिल्कुल जिस ब्रांड पे काम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंश्योर करने की जरूरत है कि जो बैकबोन है जैसे कि इंटरनेट है वो उसकी किसी तरह बहुत पॉलिटिकल बेहतरी रीजंस की की वजह से ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअली भी बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आईटी एक्सपर्ट। और जिस तरह से थे कि मसनूई ज़हानत में चीन इस बार बाजी ले गया है, इस बार भी बाजी ले गया जनाब, और उसने हिला कर रख दिया अमेरिका को, अमेरिकी साइंसदानों को। डीप सीक इस वक्त चर्चा है उसका, आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।